चलिए, तो आइए शुरुआत करते हैं हम लोग पेडागोजी की, यहां से। ठीक है, शुरू करें, चलो डन, आओ। तो यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं ईवीएस पेडागोजी का पार्ट। सबसे पहले हम यहां से बात करते हैं इस पॉइंट से। देखो, यहां से हम लोग उठाते हैं चीजों को। सबसे पहले हम लोग एनसीएफ के बारे में जान लेते हैं कि हमारे एनसीएफ का क्या विचार रहा, क्या ठीक है इसकी विचारधारा रही पर्यावरण के शिक्षण को लेकर। थोड़ा सा हम उसके बारे में जानते हैं, एनसीएफ को लेकर थोड़ी सी चीजें हम लोग यहां पर डिस्क्राइब कर लेते हैं। आइए यहां से थोड़ा सा हम लोग इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डियर फ्रेंड्स, हम ईवीएस की बात कर रहे हैं, ईवीएस की बात कर रहे हैं। चलिए, ईवीएस की अगर हम बात करते हैं, ईवीएस को लेकर, तो ईवीएस के शिक्षण को लेकर हमारा एनसीएफ क्या कहता है, हमारे एनसीएफ की क्या विचारधारा रही है, क्या फिलॉसफी रही है, जरा हम उसके बारे में ठीक है थोड़ा सा हम लोग जान लेते हैं कि हमारा एनसीएफ क्या कहता है ईवीएस को लेकर। देखो, ईवीएस शिक्षण को लेकर हमारे जो एनसीएफ बने हैं, जो सबसे पहला एनसीएफ बना है, ठीक है, सबसे पहला जो एनसीएफ है, यानी जो सबसे पहला एनसीएफ है, प्रथम एनसीएफ जो बना था, वो हमारा फर्स्ट जो बना था वो 1975 में बना था, सबसे पहला एनसीएफ। ठीक है, इसकी विचारधारा क्या है। इसके बाद में हमारा जो दूसरा एनसीएफ है, दूसरा एनसीएफ है वो बना था हमारा 1988 में। उसने ईवीएस शिक्षण को लेकर क्या बातें कही हैं। तीसरा जो है वो हमारा 2000 में बना था, और चौथा जो एनसीएफ है वो हमारा वो 2005 में बना था। हम 4 एनसीएफ के बारे में पढ़ेंगे, चारों एनसीएफ के क्या विचार हैं हमारे ईवीएस को लेकर, ईवीएस पढ़ाना चाहिए नहीं पढ़ाना चाहिए, पढ़ाएं तो कैसे पढ़ाएं, क्या इनकी विचारधारा रही, क्या फिलॉसफी रही है, जरा हम उसके ऊपर बात करने वाले हैं। तो ध्यान दीजिएगा। सबसे पहला पॉइंट, एक पहला क्वेश्चन ये है मेरा आप लोगों से, मैं आपसे जनरली हमेशा एक क्वेश्चन, कोई ना कोई क्वेश्चन पुटअप करता रहता हूं कि हम बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाएं, वाई रीजन, हमें पर्यावरण का ज्ञान क्यों कराना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, क्यों पढ़ाना चाहिए, बताओ हमें पर्यावरण क्यों पढ़ाना चाहिए। इसका आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर दे सकते हैं कि हम बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ाएं, बाय पर्यावरण ना पढ़ाएं तो क्या होगा। जरा इसके ऊपर थोड़ा सा आप लोग विचार दीजिएगा अपने। हाँ, मैं चाहूंगा आप लोगों का विचार लेना चाहूंगा। अर्चना कुमारी और रिंकू कुमारी, अनीसा खातून, चलो देखो ध्यान दीजिएगा यहां पर कि सर पर्यावरण इसलिए पढ़ाना चाहिए। पर्यावरण पढ़ाने का मतलब ये है, अगर हम पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे तो सोचो क्या होगा। देखो भैया, अगर आज पर्यावरण जिंदा है तो इंसान जिंदा है, राइट, कि सर पर्यावरण जिंदा है तो ही हम जिंदा हैं। मतलब हमारी जो लाइफ है वो हमारे एनवायरमेंट पर डिपेंड है। अगर हमारा एनवायरमेंट जिंदा रहेगा तो हम जिंदा रहेंगे। आज खतरे में एनवायरमेंट है, इसका मतलब खतरे में आज इंसान भी है। तो आज सबसे ज्यादा अगर अवेयरनेस की जरूरत है तो वो है एनवायरमेंट के प्रति, अपने वातावरण के प्रति। बच्चों के पास अगर अवेयरनेस नहीं होगी, जागरूकता नहीं होगी, तो फिर बच्चे कभी भी पर्यावरण के संरक्षण की बातें कभी नहीं कर सकते। अगर आपको पर्यावरण का ज्ञान नहीं होगा, हम बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे, तो फिर वो कभी भी पर्यावरण के संरक्षण की बातें नहीं करेंगे। इसलिए हमको पर्यावरण का जो ज्ञान है वो हमको प्राथमिक स्तर से हमें देना चाहिए। यानी हमें, ठीक है, पर्यावरण की ईवीएस का शिक्षण हमें कहां से, ईवीएस का शिक्षण हमें प्राथमिक स्तर से करना चाहिए। ईवीएस का शिक्षण हमें कहां से करना चाहिए, ईवीएस का शिक्षण हमें कहां से करना चाहिए, शिक्षण प्राथमिक स्तर से। प्राथमिक स्तर से हमें इसकी शुरुआत कर देना चाहिए, ठीक है। क्योंकि अगर हम पर्यावरण का ज्ञान नहीं देंगे, अगर हम पर्यावरण को नहीं पढ़ाएंगे बच्चों को, तो बच्चे पर्यावरण के प्रति, ठीक है, वो उनके पास ज्ञान नहीं होगा। तो ज्ञान नहीं होगा तो कहीं ना कहीं उनके पास सेंसिबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, संवेदनशीलता नहीं होगी अपने पर्यावरण के प्रति। और अगर पर्यावरण के प्रति संवेदनशीलता नहीं होगी तो वो कभी भी पर्यावरण के संरक्षण की बात कर ही नहीं सकते। तो हमें पर्यावरण का ज्ञान तो बहुत जरूरी है सर, कि आज अगर बात करें तो पर्यावरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। अब पर्यावरण का ज्ञान दे तो कैसे दें, पर्यावरण का ज्ञान हम बच्चों को किस तरीके से दें। अगर हमें बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान कराना है तो क्या हमें पाठ्य पुस्तक के माध्यम से ज्ञान कराना चाहिए, या हमें बच्चों के व्यवहार से जोड़कर हमें जो है पर्यावरण का ज्ञान कराना चाहिए। अब पर्यावरण का अगर हम ज्ञान दें तो बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान कैसे कराएं, इसी के ऊपर थोड़ा हम बात करते हैं कि सर पर्यावरण को पढ़ाने के कई सारे तरीके हैं। पर्यावरण को तो हम किताबों के माध्यम से पढ़ा सकते हैं, पर्यावरण को तो हम बिना किताबों के द्वारा भी पढ़ा सकते हैं। जरूरी नहीं है कि पर्यावरण में हम बच्चों को किताबें ही करवाएं। पर्यावरण क्या है, जो हमारे चारों ओर है,
वो चीज जो हमको क्या कर रही है, प्रभावित कर रही है, वही तो पर्यावरण है। तो अगर हम पर्यावरण के शिक्षण की बात करें तो हमें बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान कैसे करना चाहिए, बच्चे के बिहेवियर से, बच्चे के व्यवहार से जोड़कर चीजें जो है वो हमें उसका ज्ञान हमें उसे कराना चाहिए। राइट, कैसे कराना चाहिए, कि बच्चे के व्यवहार से हमें जोड़ना चाहिए। यानी सर हमें प्राथमिक स्तर से ही पर्यावरण का ज्ञान हमें कराना है, प्राइमरी लेवल से ही हमें क्या कराना है, पर्यावरण का ज्ञान कराना है। प्राथमिक स्तर से ही हमें पर्यावरण का जो ज्ञान है वो हमें कराना है। कहां से, प्राथमिक स्तर से, प्राथमिक स्तर से हमें ज्ञान कराना है। हम बच्चों को जो पर्यावरण का ज्ञान तो कराएंगे, बट कैसे कराएंगे, व्यवहारिक रूप से। कैसे कराएंगे, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा देंगे। यानी पर्यावरण की शुरुआत कभी भी परिभाषाओं से मत करो, कभी भी नियम से मत करो। पर्यावरण में आप नियम मत बताओ, पर्यावरण में आप परिभाषा मत बताओ, परिभाषा मत दो, नियम मत दो, यानी नियम मत बताओ। इससे पर्यावरण की ज्ञान का शुरुआत, मतलब पर्यावरण के शिक्षण की शुरुआत मत करो। आप कोशिश करो बच्चे के परिवेश से, बच्चा जो परिवेश में जो चीजें हैं, बच्चे के आसपास जो है, बच्चे के जो सराउंडिंग है, उन सराउंडिंग चीजें से आप क्या करिएगा, बच्चे को पर्यावरण का ज्ञान देने का प्रयास करिएगा। यानी हमें समुदाय से जोड़कर, हमें कम्युनिटी से जोड़कर, बच्चा जिस समुदाय से आता है उसी समुदाय से जोड़कर हमें पर्यावरण का ज्ञान हमें कराना चाहिए। ठीक है, कराना चाहिए बिल्कुल, कि सर हमें वहीं से पर्यावरण की शिक्षा में देना चाहिए। ये होता है हमारा सर पर्यावरण पढ़ाने का तरीका है कि हम बच्चों को पर्यावरण की शिक्षा में से दे सकते हैं। अब इसके बारे में सबसे पहले एनसीएफ 1975 में बना और इसने अपना एक विचार दिया। 1975 में जो एनसीएफ बना, इसने पर्यावरण को शिक्षण को लेकर कुछ अपने विचार रखे। वो विचार क्या थे, जरा हम बात करते हैं इनके ऊपर। तो 1975 का जो एनसीएफ था, नेशनल कैरिकुलम 1975, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 1975 ने जो अपना विचार रखा, उस विचार से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। 1975 के एनसीएफ ने कहा कि हम बच्चों को पर्यावरण तो पढ़ाएंगे, पर पर्यावरण कैसे पढ़ाएंगे। तो इन्होंने पर्यावरण को थोड़ा सा क्लासिफिकेशन किया। इन्होंने कहा, इन्होंने एक 10 वर्षीय एक योजना तैयार की, 10 वर्षीय योजना इन्होंने दी। यानी एनसीएफ 1975 ने एक 10 वर्षीय योजना प्लान इन्होंने दिया। किसने, 1975 ने। ठीक है, 1975 एनसीएफ 1975 जो बना था 1975, उसने एक 10 वर्षीय प्लान दिया कि हम बच्चों को पर्यावरण कैसे पढ़ाएंगे। ठीक है, वो पर्यावरण में कौन कौन सी, ठीक है, पाठ्य वस्तु होगी, कौन कौन सी किताबें रहेंगी, क्या होगा, वो पूरा एक प्लान सबसे पहले जो तैयार किया वो 1975 ने तैयार किया। 10 वर्षीय प्लान था पर्यावरण को शिक्षण को लेकर, जो तैयार किया गया 1975 के द्वारा। आइएगा, वो क्या था प्लान, जरा हम इसके बारे में बात करते हैं यहां से। ठीक है, अब मैं सारी चीजें आपको अच्छे से एक्सप्लेन करते चलूंगा, आप चीजों को समझते चलिएगा। पीडीएफ आप लोगों को फ्री मिल जाएगी। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं कि सर हमको कहां मिले जिसमें हमें ये सारी चीजें मिल जाए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई इसके चार्जेस नहीं है। बट आपको क्या करना पड़ेगा, एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, एडी लाइव, इसी पर मिलेगी। और इस पर, इसके बाद आप कहां जाएंगे, इसके बाद जाएंगे आप किसमें, ठीक है, कहां पर जाएंगे, जैसे ही आप इसे करेंगे इसके बाद में इस साइड में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा, इस साइड में आपको एक फोल्डर दिखाई देगा और वहां पर लिखा होगा पीडीएफ नोट्स, पीडीएफ नोट्स वहां पर लिखा होगा, पीडीएफ नोट्स वहां पर लिखा होगा। ठीक है, उसमें आपको ये मिल जाएगी, फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी, कोई चार्जेस नहीं है, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पर। कोई डाउट यहां पर, डाउट तो नहीं रहना चाहिए, अच्छी बात है, डाउट नहीं है तो चलो एक बार सेशन को भाई लाइक कर दो, शेयर कर दो। जितने लोग जुड़े हैं भाई, इतने विद्यार्थी जुड़े हैं इस एडी परिवार से, सभी विद्यार्थी एक बार लाइक कर दीजिएगा। और आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, आ जाओ। कहा गया है, अब यहां से हम लोग शुरुआत करते हैं अपने सेशन की। कह रहा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या समिति ने 1975 की, ठीक है, जो नीति दस्तावेज पर द करिकुलम, ठीक है, फॉर 10 वर्क, यानी द करिकुलम फॉर द 10 ईयर स्कूल द फ्रेमवर्क, यानी इसने पर्यावरण को लेकर एक 10 वर्षीय स्कूल के लिए पाठ्यचर्या की एक रूपरेखा इन्होंने तैयार की। ठीक है, जो मैं पहले आपको बता चुका हूं कि इसने 1975 का जो एनसीएफ था, इसने 10 वर्षीय एक रूपरेखा इन्होंने क्या की, तैयार की। क्या की इन्होंने 10 वर्षीय एक रूपरेखा उन्होंने तैयार की। मेरी बातों को सुन लो अगर सही से नहीं दिख रहा हो तो। ठीक है, मैंने क्या कहा कि 1975 के एनसीएफ ने क्या कहा, 1975 के एनसीएफ ने एक 10 वर्षीय प्लान इन्होंने एक तैयार किया। ठीक है, किसको लेकर, पर्यावरण को लेकर। कितने का प्लान था, 10 वर्ष का एक प्लान था जो इसके द्वारा तैयार किया गया, इसके द्वारा तैयार किया गया। चलो अब
क्या था वो यहां से शुरू होता है। तो कहा गया है, प्रस्ताव में कहा गया है कि पहले 2 वर्षों में, यानी पहले 2 वर्ष मतलब हमके कक्षा 1 व कक्षा 2, ध्यान से सुनिएगा, कक्षा 1 व कक्षा 2 में हम बच्चों को पर्यावरण में पढ़ाएंगे। पर पर्यावरण में क्या पढ़ाएंगे, देखो सुन लो मेरी बातों को, फिर ये समझ में नहीं आएगी लैंग्वेज आपको। पर्यावरण 1 व पर्यावरण मतलब कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे। पर पर्यावरण में क्या पढ़ाएंगे, पर्यावरण अध्ययन में हम बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण, ये 2 विषय पढ़ाएंगे। कौन कौन से विषय पढ़ाएंगे, मैं यहां पर भी लिख रहा हूं कि हम बच्चों को प्राकृतिक पर्यावरण पढ़ाएंगे, प्राकृतिक व सामाजिक पर्यावरण पढ़ाएंगे, 2 विषय पढ़ाएंगे। यानी बच्चा क्या पढ़ेगा, पर्यावरण में पढ़ेगा क्या, पर्यावरण कोई विषय थोड़ी है, पर्यावरण में हमने कई सारे विषयों को मिलाया है, तब जाकर एक एक पर्यावरण विषय हमें तैयार हुआ है। तो पर्यावरण में हम बच्चों को 2 विषय पढ़ाएंगे, ठीक है। कौन कौन से, कक्षा 1 और कक्षा 2 की बातें हो रही हैं। कक्षा 1 और कक्षा 2 में कौन कौन सा, प्राकृतिक नेचुरल एनवायरनमेंट और ठीक है सोशल एनवायरनमेंट, ये 2 विषय यहां पर पढ़ाए जाएंगे। कहां पर, कक्षा 1 और कक्षा 2 में। इसके बाद में कहा कि जबकि कक्षा 3 से लेकर 5 तक, कक्षा 3 से लेकर 5 तक हम बच्चों को क्या पढ़ाएंगे, यानी कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, कक्षा 3 से 3 से लेकर कक्षा 3 से लेकर कक्षा 4 तक बच्चों को पर्यावरण में क्या पढ़ाएंगे, कि सर यहां पर हम बच्चों को पर्यावरण में क्या पढ़ाएंगे, ठीक है, यहां पर पढ़ाएंगे क्या, सामान्य विज्ञान, सामान्य विज्ञान पढ़ाएंगे, वाह ठीक है, क्या पढ़ाएंगे यहां पर, सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे। क्या पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन बच्चों को पढ़ाएंगे। मैंने क्या कहा कि एनसीएफ 1975 ने यह कहा कि हम बच्चों को कक्षा 1 कक्षा 2 में प्राकृतिक पर्यावरण व सामाजिक पर्यावरण नाम का विषय पढ़ाएंगे, ठीक है। और कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक, ठीक है, मैंने सॉरी ये 5 लिखना था मुझे, कक्षा 5 तक, ठीक है, कक्षा 5 तक क्या करेंगे हम, कक्षा 5 तक बच्चों को सामान्य विज्ञान यानी जनरल साइंस और जनरल स्टडी, ये बच्चों को हम पढ़ाएंगे, ठीक है। और कैसे पढ़ाएंगे, यहां पर देखो कैसे पढ़ाएंगे, नीचे की लाइन अगर आप देखेंगे तो नीचे लिखा हुआ है कि हम बच्चों को पढ़ाएंगे कैसे, ठीक है। अलग अलग हिस्से होंगे, भाग 1 और भाग 2, मतलब अलग अलग हिस्से मतलब होता है अलग अलग किताबों के माध्यम, समझ रहे हो, कैसे, अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग 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 किताबों के माध्यम, अलग अलग किताबों के माध्यम से, अलग अलग किताबों के माध्यम से बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे। कहने का मतलब है कि इसने पर्यावरण को पढ़ाने को लेकर जो विचारधारा इसने प्रस्तुत की, उसमें इसने कहा कि हम बच्चों को पर्यावरण तो पढ़ाएंगे लेकिन अलग अलग किताबों के माध्यम से, एक भाग 1 होगा, एक भाग 2 होगा, जो बच्चों को 3, 4 और 5 में बच्चों को ये चलेगा। ऐसे करके हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाएंगे। आगे आते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पर। अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या है, जब 1988 में जब दूसरा एनसीएफ बना, अब एक एनसीएफ हमने पढ़ लिया, क्या पहला एनसीएफ आपको समझ में आ गया सभी लोगों को, जितने लोग जुड़े हैं। 1975 के एनसीएफ ने क्या, ठीक है, विचारधारा रही उसकी, वो मैंने आपको समझा दी कि बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाएगा कक्षा 1 से, और कक्षा 1 में बच्चों को प्राकृतिक और सामाजिक पर्यावरण पढ़ाएंगे, और कक्षा 3 में सामान्य विज्ञान और सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, ठीक है, जो कि अलग अलग किताबों के माध्यम से भाग 1 भाग 2 करके पढ़ाया जाएगा। इसके बाद में हमारा दूसरा एनसीएफ बना 1988 में, दूसरा एनसीएफ कब बना, दूसरा एनसीएफ बना 1988 में, ठीक है। अब इस एनसीएफ ने क्या विचार दिए, जरा इसके ऊपर हम बात करते हैं। समझ में आया यहां तक, कोई डाउट? चलो अब पढ़ते हम लोग एनसीएफ इसके बारे में। चलो देखो, शिक्षा पर राष्ट्रीय नीति 1986, देखो 1988 से पहले हमारी शिक्षा के ऊपर क्या एक राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनी थी 1986 में, अगर आपको पता हो, राजीव गांधी जी के शासन काल में ये दूसरी शिक्षा नीति बनी थी 1986, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, ठीक है, ये शिक्षा नीति 1986 बनी थी। और इसके बाद में 1988 में हमारा दूसरा एनसीएफ भी बना था, ठीक है, एनसीएफ 1988 ने। तो 1988 वाले एनसीएफ ने क्या किया, कुछ ज्यादा बदलाव नहीं किया, इसने क्या किया, जो 1975 की जो विचारधारा थी ना, उसी को एक्सेप्ट कर लिया। क्या कर लिया इसने, कि 1975 वाले एनसीएफ की जो विचारधारा थी उसी को इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। मतलब उन्होंने कहा कि जो उन्होंने कहा उसी बात को आगे बढ़ाया जाए, मतलब इन्होंने कुछ अपना व्यू नहीं दिया, ठीक है, पर्यावरण को शिक्षण को लेकर ज्यादा, यानी 1988 वाले ने कुछ ज्यादा कुछ चेंजमेंट नहीं किए, ठीक है। उन्होंने कहा कि जैसा 1975 में था वैसा ही उसको आगे बढ़ाया जाए। तो ये कह रहा है
कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के लिए समान दृष्टिकोण रखा, मतलब जो दृष्टिकोण 1975 का रहा उसी ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है, और इसी को इन्होंने आगे बढ़ा दिया। तो कहने का मतलब यह है कि 1988 वाले ने कुछ नहीं कहा, ठीक है, क्या कुछ नहीं कहा, जो बात 1975 वाले ने कही वही बात 1988 में कही कि वही सेम है और इसी को आगे बढ़ाया जाए। इसके बाद में जब हमारा तीसरा एनसीएफ बना, तीसरा एनसीएफ कब बना, तीसरा बना हमारा 2000 में। अच्छा, तीसरा एनसीएफ जो बनाना, तीसरे एनसीएफ ने थोड़ी सी समस्या जाहिर कर दी। तीसरा एनसीएफ ने क्या कहा, तीसरा एनसीएफ ने यह कहा कि बच्चों को तुम पर्यावरण पढ़ा रहे हो, लेकिन पर्यावरण को तुम अलग अलग किताबों के माध्यम से मत पढ़ाओ। यानी जो 2000 वाला एनसीएफ है, इसने यह कहा कि अगर तुम बच्चों को अलग अलग किताबों के माध्यम से पढ़ाओगे तो बच्चे के ऊपर क्या होगा, इसका बोझ क्या होगा, बढ़ेगा। बोझ क्या हो जाएगा, इसका बोझ जो है उस पर बढ़ेगा बच्चे पर। तो इसने क्या किया, पर्यावरण को शिक्षण को लेकर इसने एक उपागम की बात की, और वो कौन सा उपागम है, वो हमारा एकीकृत उपागम। एकीकृत उपागम, इंटीग्रेटेड अप्रोच जिसे कहा जाता है। ये उपागम क्या कहता है, एकीकृत उपागम ये कहता है कि बच्चों को तुम पर्यावरण पढ़ा रहे हो, वो एक ही विषय में पढ़ाओ जोड़कर। यानी कैसे पढ़ाओ, एक ही विषय में उसे जोड़कर पढ़ाओ, ठीक है, तो बच्चा ज्यादा अच्छे तरीके से सीख सकता है, ठीक है। ये किसने कहा, एनसीएफ 2000 ने कहा। तो एनसीएफ 2000 ने सिफारिश की कि पर्यावरण अध्ययन को कक्षा, ठीक है, कक्षा 3 कर लेंगे यहां पर, कक्षा 3 से 5 तक विज्ञान सामाजिक विज्ञान के लिए समर्पित 2 अलग अलग भागों में के बजाय पूरे प्राथमिक चरण के लिए एकीकृत पाठ्यक्रम को अपनाया जाए। मतलब इसने ये कहा कि बच्चों को तुम कक्षा 3 से, जो बच्चों को तुम पर्यावरण पढ़ा रहे हो और अलग अलग किताबों के माध्यम से पढ़ा रहे हो, 3 से 5 तक तुम बच्चों को जो पर्यावरण पढ़ा रहे हो ना, ये अलग अलग विषय के माध्यम से मत पढ़ाओ, अलग अलग विषय के माध्यम से, अलग अलग विषय के माध्यम से मत पढ़ाओ, ठीक है, समझ में आया आपको, अलग अलग विषय के माध्यम से, अलग अलग विषय के माध्यम से मत पढ़ाओ, विषय के माध्यम से मत पढ़ाओ, ठीक है। तो कैसे पढ़ाएं, इन्होंने कहा एक ही विषय में पढ़ाओ ना भाई, आपको क्या जरूरत है कि विज्ञान अलग से पढ़ा रहे हो, समाज विज्ञान अलग से पढ़ा रहे हो, भाई बच्चे के ऊपर ज्यादा बोझ मत डालो। तो इन्होंने कहा एक ही पर्यावरण की किताब बनाओ, एक ही किताब बनाओ और उसी में तुम बच्चों को क्या करो, पर्यावरण पढ़ाने का प्रयास करो। तो ये जो सिफारिश जो की, ये सिफारिश किसने की, ये सिफारिश की किसने, एनसीएफ 2000 ने की। तो आपको क्या याद रखना है कि सर एनसीएफ 2000 ने एकीकृत उपागम की बात की है। अगर आपसे कोई एकीकृत उपागम का मतलब पूछेगा तो बता दोगे आप, बोलो, बता दोगे ना कि सर बिल्कुल हम लोग बता देंगे उस चीज को। समझ में आ गया रूबी, ठीक है, आरपी सिंह जी, जितने लोग जुड़े हैं, मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आप लोग उसकी प्रतिक्रिया दीजिएगा। मैंने कहा कि अगर आपसे कोई पूछता है एकीकृत उपागम क्या होता है तो आप बता देंगे, बोलो यस या नो, बताओ, बता देंगे कि नहीं बता देंगे। जी सर, कि सर एकीकृत का मतलब होता है कि एक ही विषय में सभी विषय को जोड़कर पढ़ाना एकीकृत कहलाता है। और इस उपागम की बात एनसीएफ 2000 ने की थी। किसने की थी, एनसीएफ 2000 ने की थी। समझ में आ गया सभी को भाई, रितु भाई, बिल्कुल। आगे की तरफ बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, और ये है तुम्हारा अगला पॉइंट। अब इसके बाद में हमारा एनसीएफ आया 2005। कौन आया, एनसीएफ 2005 आया। अब एनसीएफ 2005 ने क्या क्या बदलाव किए हैं, क्या क्या चेंजमेंट किए हैं, जरा उनके ऊपर हम बात करते हैं। एनसीएफ 2000, ठीक है, एनसीएफ 2005 ने क्या क्या बदलाव किए हैं, जरा हम उनकी बातें करते हैं। देखो एनसीएफ 2005 के बारे में बातें करते हैं। एनसीएफ 2005 ने कहा कि भाई हम एकीकृत उपागम को अपनाएंगे। किसको अपनाएंगे, एकीकृत को अपनाएंगे, ठीक है। एक अच्छी बात इन्होंने ये कही कि जो बात एनसीएफ 2000 ने दी है ना, एकीकृत उपागम, ये उपागम बहुत बढ़िया उपागम है। एकीकृत उपागम क्या है कि एक ही विषय में सभी विषय को जोड़कर पढ़ाना। तो इन्होंने कहा हम भी इसको एक्सेप्ट करेंगे। तो पहली बात इन्होंने क्या किया, पर्यावरण विषय को लेकर क्या किया इन्होंने कि एकीकृत उपागम को स्वीकार किया। फिर इन्होंने ये कहा, एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि सुनो भाई ध्यान से, अब आप लोग भी सुन लो, ध्यान से सुन लो, हालांकि उसमें सब सारी चीजें लिखी हैं, बट आप मेरे मुंह से सुनिएगा तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। इन्होंने कहा सुनो ध्यान से, इन्होंने कहा कि कक्षा 1 और कक्षा 2 में, कक्षा 1 व कक्षा 2 में, कक्षा 1 व कक्षा 2 में अब हम पर्यावरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होगी। सुनिएगा, लिसन, कि कक्षा 1 कक्षा 2 में कोई भी किताब नहीं होगी, कोई भी किताब, कोई भी किताब मतलब है कि पर्यावरण की किताब नहीं होगी। कक्षा 1 कक्षा 2 में क्या होगा, 2 में ईवीएस की किताब नहीं होगी, ईवीएस की, ठीक है, किताब नहीं होगी, ईवीएस की किताब नहीं होगी। तो भाई ईवीएस कैसे पढ़ाएंगे, क्या ईवीएस नहीं पढ़ाएंगे? इन्होंने कहा ईवीएस तो पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं है कि भैया ईवीएस ना पढ़ाएं, ईवीएस तो आपको पढ़ाना है, बट कैसे पढ़ाना है? तो इन्होंने कहा सुनो, कक्षा 1 और कक्षा 2 में हम बच्चों को भाषा और गणित के द्वारा,
भाषा व गणित के द्वारा, भाषा व गणित के द्वारा क्या करेंगे, भाषा व गणित के द्वारा ईवीएस पढ़ाया जाएगा। ईवीएस पढ़ाया जाएगा। भाई कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे पढ़ाया जाएगा, कैसे, भाषा और गणित के द्वारा। ये नहीं कहा हिंदी मिंदी, नहीं आप लगा दो सर हिंदी के द्वारा, लैंग्वेज की बात की है। अब आपकी जो लैंग्वेज होगी, ठीक है, उसी लैंग्वेज में आपको पर्यावरण का ज्ञान भी कराना पड़ेगा। यानी पहली और दूसरी कक्षा में पर्यावरण की कोई भी पाठ्य पुस्तक नहीं होगी, और यहां पर बच्चों को पर्यावरण जो पढ़ाया जाएगा वो कैसे पढ़ाया जाएगा, वो पढ़ाया जाएगा किसके द्वारा, वो पढ़ाया जाएगा किसके द्वारा, भाषा और गणित के द्वारा। समझ में आ गया। अगला पॉइंट, इसने ये कहा कि हम बच्चों की जो पाठ्य पुस्तक लगेगी, यानी बच्चों को जो पाठ्य पुस्तक जो लगेगी वो पाठ्य पुस्तक कहां से लगेगी, कक्षा 3 से। यानी कि किताबें कहां से चलेंगी, कक्षा 3 से लेकर कक्षा 5 तक क्या होगी, किताब होगी। किताब के माध्यम से, किताब के माध्यम से मतलब एक अलग विषय के रूप में, किताब के माध्यम से, किताब के माध्यम से अलग विषय के रूप में, अलग विषय के रूप में बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, क्या पढ़ाया जाएगा, पर्यावरण पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये किसने कहा, एनसीएफ 2005 ने कहा। आगे एनसीएफ 2005 ने ये कहा कि बच्चों को हम क्या करेंगे, बच्चों को क्या करेंगे, कक्षा 1 से लेकर कौन कौन से विषय वैसे बच्चों को पढ़ाए जाने हैं, कौन कौन से विषय जो है वो बच्चों को पढ़ाए जाने हैं। तो इसने कहा कि कक्षा 1 से लेकर 1 से 5 तक, 1 से 5 तक हम बच्चों को कौन कौन से विषय पढ़ाएंगे, जो ज्यादा आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है कि हम पढ़ाएंगे विज्ञान, क्या पढ़ाएंगे, विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, सामाजिक विज्ञान पढ़ाएंगे, व पर्यावरणीय शिक्षा, व पर्यावरणीय शिक्षा इनको दी जाएगी। तो याद रखिएगा, एग्जाम में अगर आपसे पूछे कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बच्चों को पर्यावरण विषय में कौन कौन से विषय पढ़ाए जाएंगे, तो क्या याद रखोगे कि सर कक्षा 1 से कक्षा 5 तक बच्चों को पर्यावरण विषय में विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण, ये 3 विषय कौन कौन से विषय हैं, ठीक है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण की शिक्षा बच्चों को दी जाएगी। ठीक है, समझ में आ गया। आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। यहां तक चीजें समझ में आ गई कि यस सर। अब जरा मैं आपको पढ़कर बता देता हूं ये क्या लिखा हुआ है। ठीक है, जो बातें मैंने मुंह से बोली वो सारी बातें यहां पर होंगी। देखो क्या कह रहा है कि एनसीएफ 2000 ने प्राथमिक वर्षों के दौरान, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन के लिए एकीकृत दृष्टिकोण को जारी रखने के लिए और मजबूत करने का आह्वान किया कि भैया हम कौन से उपागम को अपनाएंगे, हम एकीकृत ही अपनाएंगे। यही सिस्टम बढ़िया है, एक विषय के साथ अन्य विषय को जोड़कर पढ़ाना, ये विषय जो है वो सही है, ये बात इन्होंने कही। दूसरा, विज्ञान के शिक्षण पर राष्ट्रीय फोकस समूह ने प्राथमिक स्तर पर विज्ञान और सामाजिक विज्ञान से संबंधित विचार और अवधारणाओं को पर्यावरण अध्ययन के रूप में पेश करने की सिफारिश की। स्वास्थ्य शारीरिक शिक्षा को एक महत्वपूर्ण घटक के रूप में और इसे मजबूत करने की सिफारिश की। इसलिए हम निष्कर्ष निकालते हैं कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2000 ने, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की प्राथमिक स्तर पर एकीकृत के रूप में क्या पढ़ाने की सिफारिश की, जो मैं सारी बातें आपको बता चुका हूं। अब एक चीज और याद रखिएगा कि एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण विषय को 6 थीम में बांट दिया। क्या याद रखना है, एनसीएफ 2005 ने क्या किया, एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण विषय को क्या कर दिया, पर्यावरण विषय को 6 थीमों में, 6 थीमों में क्या कर दिया, 6 थीमों में क्या कर दिया, 6 थीमों में बांट दिया, 6 थीमों में बांट दिया। कितनी थीमों में बांट दिया, 6 थीमों में बांट दिया। किसने, एनसीएफ 2005 ने। अब 6 थीम कौन कौन सी हैं, जरा हम थीमों की बात करते हैं। पहली थीम है परिवार। पहली थीम कौन सी है, परिवार है, परिवार एवं मित्र, ये पहली थीम है। ठीक है, कौन सी थीम है, पहली थीम कौन सी है, परिवार एवं मित्र जो है वो पहली थीम है। इसमें 4 सब थीम आती हैं। कितनी आती हैं, इसमें 4 सब थीम है। थीम पूछता है, सब थीम पूछता है, दोनों ही चीजें आपसे पूछता है। थीम भी पूछ लेगा, सब थीम भी पूछ लेगा। सभी को याद होंगी तभी क्लास आगे जाएगी। देखो कि परिवार को 6 थीमों में बांट दिया। ठीक है, पहली थीम परिवार और इसमें 4 सब थीम है। पहली कौन सी है, जानवर है, पौधे है, संबंध है, कार्य व खेल है। ये 4 थीम है जो किसमें रखी गई हैं, परिवार व किसमें रखी गई, मित्र में इसको रखा गया, परिवार एवं मित्र में इसको, दोस्त में इसको रखा गया है। दूसरी मेन थीम कौन सी है कि सर दूसरी मेन थीम है वो भोजन है। तीसरी आश्रय है, ठीक है, शेल्टर, आवास जिसको हम बोलते हैं। तीसरी आवास है और चौथी पानी है और 5वीं यात्रा है और 6वीं है चीजें हम, ठीक है, चीजें हम बनाते हैं और करते हैं। तो टोटल कितनी थीम है कि सर टोटल 6 थीम है और 4 क्या है, 4 सब थीम है। सभी को याद हो गया, हर विद्यार्थी को याद हो गया, बोलो जल्दी से। हाँ, समझ में आया सभी को।
सबा, प्रीति, जितने लोग जुड़े हैं सभी को क्लियर है। आगे चलते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो इधर क्या है, अब हम इन थीम के बारे में, ये कौन से एनसीएफ ने बताया है। अगर आपसे कोई पूछे कि पर्यावरण विषय को थीम में बांटने का काम किसने किया, एनसीएफ 2000 ने की 2005 ने किया है। किसने किया है, एनसीएफ 2005 ने किया है। ठीक है, और कौन से उपागम को अपनाया है, तो इन्होंने भी कौन से उपागम को अपनाया है, इन्होंने भी एकीकृत उपागम को अपनाया है। ठीक है, तो आपसे नेचर पूछता है, चल हाँ सभी को समझ में आ रहा है ना। मैं बहुत स्लो चल रहा हूँ आज, और मैं अपने हिसाब से चल रहा हूँ। ठीक है, मतलब आज मैं कमेंट पे ध्यान नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मुझे, मेरा उद्देश्य है कि भाई आप लोगों को एक बार अच्छे से पढ़ा दो। ठीक है, अब आप लोगों को रोज का काम है बातें करना, तो राइट्स है ना, ग्रुप में ये तो आप करते ही हैं, जब ग्रुप में आप आए हैं तो बातें तो आप करेंगे। चलो शेयर कर दो आप भाई। चलो आ जाओ, देखो अब चलते हैं इस पॉइंट पर। ये कह रहा है पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण शिक्षा। देखो पर्यावरण अध्ययन और पर्यावरण में, दोनों में थोड़ा सा अंतर है। ठीक है, पर्यावरण के बारे में जानना ये पर्यावरण अध्ययन है। ठीक है, और पर्यावरण के प्रति जागरूक होना ये पर्यावरण क्या है, ये पर्यावरण शिक्षा है। ठीक है, तो पर्यावरण का ज्ञान होना पर्यावरण अध्ययन है, और पर्यावरण शिक्षा के द्वारा पर्यावरण के प्रति जागरूकता आती है और इसके संरक्षण की बात होती है। एनसीएफ 2005 ने पर्यावरण के लिए कुछ सीमा तोड़ने की बात की है और दैनिक जीवन से जोड़ने की बात की है। देखो यहां पर मैंने ये कहा है, यहां पर एक वर्ड आया है सीमाएं। ठीक है, अब ये हैदर वाली सीमाएं नहीं है। ठीक है, ये सचिन वाली सीमा नहीं है, ये सीमाएं हैं कौन सी, हमारे पर्यावरण की। मतलब हमारा एनसीएफ ये कह रहा है कि हमें सीमा तोड़ दो, सीमा तोड़ के पढ़ाओ। सीमा तोड़ने का मतलब क्या होता है, इस सीमा तोड़ने का मतलब होता है कि हम बच्चों को जो पढ़ा रहे हैं वो सीमित ज्ञान ना हो। मतलब ऐसा मत पढ़ाओ कि जो लिमिटेड हो, ऐसा पढ़ाओ कि बच्चों को आप जो कक्षा में जो पढ़ा रहे हैं उसे बच्चे अपने कहां पर, यानी जो विद्यालय में आप पढ़ा रहे हो, ठीक है, जो आप कक्षा में आप पढ़ा रहे हो, जो आप पाठ्य पुस्तक में आप पढ़ा रहे हो, उसे बच्चे अपने जीवन से जोड़ सकें। यानी कि सीमाएं नहीं होनी चाहिए, जीवन से जोड़ सके। कहने का मतलब ऐसा ना हो कि विद्यालय के ज्ञान विद्यालय तक ही सीमित हो, जब वो घर आए तो विद्यालय में क्या पढ़ाया उसका वो प्रयोग ही नहीं कर पा रहा है। ठीक है, टीचर ने उसको काउंटिंग तो बता दी है, पर वो घर पर वस्तुओं को गिन ही नहीं पा रहा है, कितने पैसे उसके पास वो जानता ही नहीं है। तो ये कह दिया, ये आपने बच्चे को लिमिटेड ज्ञान दिया, सीमाओं वाला ज्ञान दिया है, तो सीमाएं तोड़कर पढ़ाना है। सीमा तोड़ने का मतलब यह है कि विद्यालय में जो पढ़ाएं वो घर से जोड़ सके, घर का ज्ञान विद्यालय में जोड़ सके, यानी सीमाएं तोड़ने की बात की और जीवन से जोड़ने की। हम जो बच्चों को पाठ्य पुस्तक पढ़ा रहे हैं वो पाठ्य पुस्तक सीमित नहीं होना चाहिए। कैसी, यानी जो पाठ्य पुस्तक में अगर 4 लाइन है तो केवल 4 लाइन वाला टॉपिक नहीं होना चाहिए कि बच्चे ने 4 लाइन आपने पढ़ा दी पेड़ों के बारे में, बस बच्चे को पूरा हो गया, नहीं। ठीक है, उन 4 लाइनों से बच्चे अपने जीवन में कैसे से जोड़ सकते हैं। तो सीमा तोड़ने का मतलब समझ गए आप, बोलो जल्दी से। लिमिटेशंस तोड़ने का मतलब क्या है कि सर यहां पर लिमिटेशन तोड़ने का मतलब है कि बच्चे उन चीजों को अपने दैनिक जीवन में जोड़ सके। आगे चलते हैं। हाँ, ये कह रहा है एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को दैनिक जीवन से ही अवसर उपलब्ध कराने हैं और पर्यावरण शिक्षा गतिविधियों पर आधारित। यानी एनसीएफ ये कहता है कि जितना तुम बच्चों को क्या कराओगे, जितना तुम बच्चों को एक्टिविटीज कराओगे उतना वो बेहतर तरीके से सीख सकते हैं। देखो पर्यावरण पढ़ाने की जो सबसे अच्छी विधि होती है वो एक प्रकार से हमारी कौन सी विधि है, वो है हमारी फील्ड ट्रिप विधि। पर्यावरण में यानी हमारा जो एनसीएफ जो सबसे ज्यादा जोर देता है, सबसे ज्यादा जो जोर देता है वो जोर देता है किस पर, फील्ड ट्रिप विधि पर। यानी सबसे ज्यादा जोर देता है फील्ड ट्रिप विधि पर कि बच्चों को तुम पर्यावरण जो है वो ज्यादा से ज्यादा कैसे सिखा सकते हो, फील्ड ट्रिप के द्वारा। जब आप बच्चों को फील्ड ट्रिप ले रहे हैं तो बालक क्या होते हैं वहां पर, बालक सक्रिय होते हैं। जैसे अब जब बच्चे फील्ड ट्रिप करने जा रहे हैं, जैसे आप बच्चों को ले गए हैं कि आज बेटा आज हम पढ़ेंगे जानवरों के बारे में, अब आप ले गए किसी जू में, ले गए किसी चिड़ियाघर में, आप बच्चों को ले गए, तो बच्चे जब चिड़ियाघर में जाएंगे तो क्या करेंगे, वहां पर अवलोकन करते हैं, चीजों क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, अवलोकन करते हैं। ठीक है, ठीक है, और वो अनुभव लेते हैं, चीजों की खोज करते हैं। ठीक है, उनको नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, प्राकृतिक वातावरण मिलता है। ठीक है, लर्निंग बाय डूइंग करते हैं, करके सीखते हैं बच्चे। ठीक है, क्रियाकलाप करते हैं, एक दूसरे से सहयोग में बच्चे कार्य करते हैं,
और ये सीखने का सबसे बेस्ट तरीका होता है बच्चों को हम क्या कराएं कि हम बच्चों को करा रहे हैं क्या, लर्निंग बाय डूइंग करा रहे हैं। समझ में आया? चलो पढ़ाई पे ध्यान दीजिएगा भाई। यहां पर आगे की तरफ बढ़ते हैं डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं और ये रहा तुम्हारा अगला पॉइंट आपके सामने। ये समझ में आ गया भाई, पर्यावरण में हमारी जो फील्ड ट्रिप विधि है वो अच्छी विधि क्यों है? बताओ अच्छी विधि क्यों है? क्योंकि सर जितना हम बच्चों को फील्ड ट्रिप मेथड से सिखा सकते हैं उतनी अच्छी मेथड कोई दूसरी नहीं है। इसलिए पर्यावरण के लिए अगर हम बात करें कि सर ये बहुत अच्छी विधि होती है फील्ड ट्रिप पर्यावरण शिक्षण कराने के लिए। आगे चलते हैं नेक्स्ट। ठीक है, अब कह रहा है कि पाठ्य पुस्तक एक साधन होती है, साध नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि पर्यावरण में, ठीक है, किताबें केवल आप एक साधन के रूप में प्रयोग करो। हमारा मेन उद्देश्य पर्यावरण में पाठ्य पुस्तक पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए। मेन उद्देश्य हमारा किस पर ध्यान केंद्रित नहीं होना चाहिए? यानी हमारा पाठ्य पुस्तक पर ध्यान हमारा केंद्रित नहीं होना चाहिए। मेन जो फोकस है वो हमारा पाठ्य पुस्तक पर केंद्रित हमारा नहीं होना चाहिए। ठीक है, वो केवल एक माध्यम है, केवल एक जरिया है। क्या है वो? केवल एक जरिया है बच्चों को क्या कराने का। ठीक है, एक सोर्स का हम कह सकते हैं कि सर पाठ्य पुस्तक केवल हमारे लिए एक साधन होती है, ये हमारा साध नहीं है। साध का मतलब होता उद्देश्य। पाठ्य पुस्तक को पढ़ाना हमारा कोई उद्देश्य नहीं होता है, तो ये क्या होती है? एक साधन होती है, एक रिसोर्स होती है। अब यहां पर बात की गई है कि देखो बच्चे पर्यावरण में सीखते कैसे हैं। यहां पर अगर हम बात करें बंडूरा की, बंडूरा साहब ने जो सामाजिक अधिगम बताया है, जो सीखने के चरण बताए हैं, बंडूरा साहब कहते हैं कि देखो सीखते कैसे हैं बच्चे। बच्चे जो सीखते हैं वो सबसे पहले क्या करते हैं? सबसे पहले लगाते हैं वो ध्यान। पहले क्या लगाते हैं? ध्यान। सबसे पहले सीखने का तरीका क्या होता है? सबसे पहले होता है ध्यान। ध्यान को हम लोग अवधान भी कहते हैं। ध्यान को हम लोग अवधान भी कहते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि जहां पर बच्चे क्या लगाते हैं? ध्यान लगाते हैं। सबसे पहला पॉइंट। ध्यान के बाद में बच्चे क्या करते हैं? उसको अपने मस्तिष्क में, जैसे बच्चे अपने वातावरण में पहले किसी चीज को क्या करते हैं? वो उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हैं और ध्यान के बाद में उसको अपने मस्तिष्क में रोकते हैं। क्या करते हैं? मस्तिष्क में रोकते हैं, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे धारण कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे धारण कहते हैं। धारण का मतलब एक प्रकार से, वैसे हम इसको रिटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रिटेंशन। इसे रिटेंशन कहते हैं। वैसे इसका मतलब होता है कि मस्तिष्क में क्या करना? मस्तिष्क में क्या करना? स्टोर करना। क्या करना? मस्तिष्क में क्या करना? स्टोर कर लेना। क्या करना? मस्तिष्क में स्टोर करना, यह होता है। ठीक है, यानी कि चीजों को मस्तिष्क में रोक के रखना, यह क्या कहलाता है? धारण कहलाता है। फिर बच्चे ने जो सीखा है उसको क्या करना? उत्पाद करना। क्या करना? उसको पुनः उत्पाद करना। ठीक है, ये क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ये रिप्रोडक्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? रिप्रोडक्शन कहलाता है। इसके बाद में फिर क्या करता है? फिर बच्चे को मोटिवेशन मिलता है। तो ये क्या है? ये सीखने के चरण बताए हैं और ये 4 चरण बताए। किसने बताए हैं? बंडूरा ने बताए हैं। किसने बताए? ये सीखने के 4 चरण। ये मैं वैसे भी आपको क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। चलो, कोई डाउट यहां पर? सभी को क्लियर हो गए 4 डाउट? बोलो जल्दी से यस या नो। ठीक है, ये क्वेश्चन नहीं था। ये तुम लोग जो भेड़ चाल चलते हैं ना, वो कहते हैं कि बिना दिमाग वाले हो तुम, उनमें है कुछ बच्चे जो आंसर बताओ। हम बता रहे थे आपको सामाजिक चरण और तुम उसका आंसर देने लग गए। चलो, ऊपर क्या लिखा था उसमें? नहीं पढ़ा था? 4 स्टेप ऑब्जर्वेशन लर्निंग। 4 स्टेप है भाई अवलोकन के, सामाजिक अधिगम के 4 चरण हैं। पता नहीं कहां तुम्हारे दिमाग में क्या भरा है। चलो यहां ध्यान दीजिएगा अच्छे से। हाँ, ये है। अब आता है हमारे कि पर्यावरण का महत्व एवं एकीकृत पर्यावरण अध्ययन। भाई पर्यावरण का महत्व क्यों है? बताओ, पर्यावरण शिक्षण का महत्व क्यों है? पर्यावरण का ज्ञान क्यों जरूरी है? क्या रीजंस इसका? सोचो जरा, चीजों का एनालिसिस करो, दिमाग के ऊपर जोर डालो कि बच्चों को पर्यावरण क्यों पढ़ानी है। पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे तो क्या होगा? ना तो बच्चे समाज के बारे में जान पाएंगे, ना बच्चे भौतिक वस्तुओं के बारे में समझ पाएंगे कि हमारा भौतिक दुनिया क्या है, ठीक है, हमारी सामाजिक दुनिया क्या है, ये नहीं जान पाएंगे। इसलिए बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान जरूरी है। और एकीकृत पर्यावरण के द्वारा ही क्यों पढ़ाया जाए? ताकि बच्चे के दिमाग में, बच्चे के ऊपर बोझ कम हो सके। हमें बच्चों के ऊपर ज्यादा बोझ नहीं डालना है, ज्यादा बोझ हमें नहीं डालना है। तो ये क्या कह रहा है? पहला पॉइंट क्या कह रहा है कि संपूर्ण शिक्षा का उद्देश्य बच्चों की मानसिक और भावात्मक और सामाजिक और शारीरिक क्षमताओं को क्या करना है? विकास करना होता है। और यह सिर्फ रटने से नहीं होगा।
ठीक है, केवल हम बच्चों को रटा दें उससे काफी नहीं है, इसके विकास के लिए पर्यावरण के साथ जुड़ाव और अनुभव की आवश्यकता होती है। यानी कि जब तक हम बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान नहीं देंगे और पर्यावरण बच्चे जब तक पार्टिसिपेट नहीं करेगा इन चीजों से, तब तक बच्चे का ये डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। आगे दूसरा पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, कह रहा है पर्यावरण अध्ययन कराते समय सबसे पहले वास्तविक संसार से परिचय कराया जाना चाहिए जिसमें वो रहते हैं। ठीक है, बच्चों को आप पढ़ाना शुरू कर दिए, बच्चों को बताओ तुम्हारी वास्तविक दुनिया क्या है। ठीक है, बच्चों को बताओ तुम्हारी वास्तविक दुनिया क्या है, और जब तक हम बच्चों को पर्यावरण नहीं पढ़ाएंगे, हम बच्चों को उनकी वास्तविक दुनिया से उनको नहीं जोड़ पाएंगे। तो उनकी जो रियल दुनिया है उस दुनिया को जोड़ने के लिए हम इसका ज्ञान कराएंगे। तीसरा पॉइंट हमारा कि पर्यावरण अध्ययन की समझ, ठीक है, यह ज्ञान कराती है कि किस प्रकार से हम भौतिक, जैविक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के साथ परस्पर क्रिया करते हैं और उसके द्वारा किस प्रकार से हम क्या होते हैं, प्रभावित होते हैं। भाई कोई चीज हमको क्यों प्रभावित कर रही है, ठीक है, कोई चीज जो है वो हमको क्यों प्रभावित कर रही है। तो समझ पा रहे हैं आप लोग। अब आप खुद सोचिएगा कि पर्यावरण का ज्ञान कितना जरूरी है। अगर बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान ना दें तो भाई पर्यावरण के बिना दुनिया कैसे अधूरी रह जाएगी, सोचो जरा। चलो, हाँ, पर्यावरण अध्ययन कराने का उद्देश्य है कि बच्चे इस योग बनाना है कि वो पर्यावरण संबंधित किसी भी मुद्दे को समझ सकें और उसका समाधान खोज सकें। भाई हमारे पर्यावरण में अगर कोई समस्या है तो समस्या का समाधान कैसे निकलेगा, ठीक है, ये सब कर सके, इसलिए पर्यावरण का ज्ञान जरूरी है। अब आता हमारा कि नेक्स्ट पॉइंट है, पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में हाथों से काम करने यानी लर्निंग बाय डूइंग को महत्व, विरासत में प्राप्त शिल्प परंपराओं को प्रोत्साहित करने पर बल देता है। देखो, हमें जो चीजें विरासत में मिली हैं, ठीक है, उनका क्या महत्व है, ठीक है, ये भी हमें किससे, पर्यावरण से हमें बच्चे को ज्ञात कराते हैं या हमें उस चीज का पता चलता है। नेक्स्ट है पर्यावरण अध्ययन एनसीएफ 2000 चिंता में से एक क्या है, पर्यावरण के बोझ को कम करना है। एक यानी एनसीएफ की मुख्य चिंता भी ये क्या रही है कि हमें बच्चों को शिक्षा तो देनी है पर कैसे, बिना बोझ के। लर्निंग विदाउट बर्डन की बातें उन्होंने की हैं कि शिक्षा तो देंगे पर बिना बोझ के। अब जानते हैं हम लोग एकीकृत के बारे में। आ जाओ, एकीकृत अगर आपसे पूछता है कि हमारे पर्यावरण का नेचर कैसा है, ठीक है, तो दो चीजें याद रखिएगा। पहला नेचर कि हमारे पर्यावरण का एकीकृत नेचर है, एकीकृत प्रवृत्ति है, यानी पर्यावरण की कैसी प्रकृति है, एकीकृत प्रकृति है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आया है। पर्यावरण का नेचर कैसा है, एकीकृत नेचर है। कैसा है, एकीकृत नेचर है। दूसरा, पर्यावरण में, ठीक है, संज्ञाएं कम है। संज्ञा पर्यावरण में क्या है, पर्यावरण में संज्ञाएं कम है। पर्यावरण में संज्ञा कम है, क्रिया ज्यादा है। संज्ञा कम है, संज्ञा कम है। संज्ञा कम का मतलब इसमें नाम कम है, क्रियाकलाप ज्यादा है। ठीक है, पर्यावरण में संज्ञा कम है और क्या है, क्रिया ज्यादा है। क्रिया मतलब वर्ब, ये क्वेश्चन आया भी था, वर्ब, क्रिया ज्यादा है, क्रिया ज्यादा है इसके अंदर। ठीक है, ये बात की गई थी हमारे इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। देखो क्या कह रहा है, ऐसा माना जाता है कि बच्चा टुकड़ों की बजाय संपूर्णता को जल्दी समझता है। देखो एकीकृत पर्यावरण अध्ययन क्या है जरा समझिएगा। मतलब हम बच्चों को कोई चीज टुकड़ों में बताएं, इससे बेटर है कि हम उस चीज को एक साथ बता दें, वो जल्दी समझता है। वही कहावत कि भाई हाथी के दांत बताने से बेटर है पहले आप उसे हाथी बताओ फिर उसके दांत बताओ, क्योंकि बच्चे होल संरचना को जल्दी समझते हैं और संपूर्ण संरचना को बाद में समझते हैं। तो हमेशा हमें पर्यावरण में जिन सूत्रों का प्रयोग करना है वो करना हमें पूर्ण से अंश की ओर। पूर्ण से कैसे, हमें अंश की ओर प्रयोग करना है। किसका, पूर्ण से हमें अंश का प्रयोग करना है। किसका प्रयोग करना है, यानी पहले बच्चे को हमें होल पार्ट बताना है, उसके बाद हमें उसका अंश बताना है। ये हमें इस पद्धति का प्रयोग हमें करना चाहिए। अभी हम फॉर्मूलेज भी पढ़ने वाले हैं, आज हम विधियां भी पढ़ेंगे, सब कुछ पढ़ेंगे। आज कंप्लीट क्लास है ईवीएस की, आज आपको पूरा कंप्लीट करा दिया जाएगा। हाँ, आगे से ऐसा माना जाता है कि बच्चे टुकड़ों की बजाय संपूर्णता को यानी होल पार्ट को जल्दी समझ जाते हैं। ठीक है, आगे कह रहा है पहले बच्चा संपूर्ण पेड़ को समझता है, बाद में उसकी शाखाओं की। बिल्कुल सही है। एकीकृत का मतलब क्या है, एकीकृत का मतलब होता है एक विषय में सभी विषय को जोड़कर। जैसे आप समाज विज्ञान पढ़ते हो, समाज विज्ञान में क्या पढ़ते हो, आप इतिहास पढ़ रहे हो, आप उसमें भूगोल पढ़ रहे हो, उसमें आप अर्थशास्त्र पढ़ रहे हो, उसमें आप राजनीति शास्त्र पढ़ रहे हो।
तो सभी विषय को जब एक ही विषय में पढ़ते हैं उसे कहते हैं इंटीग्रेटेड अप्रोच, एकीकृत उपागम कहते हैं। एक विषय में दूसरे विषय को जोड़कर पढ़ाना, इस उपागम की सिफारिश एनसीएफ 2000 ठीक है ने, ठीक है एनसीएफ 2000 ठीक है। वैसे एकीकृत की जो बात जो है वो किसने की थी, एनसीएफ 2000 ने की थी, और 2000 ने इसकी पहल की थी, शुरुआत की थी, ठीक है। आगे एनसीएफ 2005 ने कक्षा 3 से कक्षा 5 तक पर्यावरण विषय को एकीकृत स्वरूप प्रदान करने के लिए, ठीक है, पर्यावरण विषय को कितनी थीम बांट दिया, 6 थीम है। अब एक आपसे अगर पूछता है कि पर्यावरण विषय में थीम क्यों बनाई गई है, क्योंकि बहुत सीटेट में बहुत प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते हैं, ये रटने वाले क्वेश्चन नहीं आते हैं। वो पूछता है कि पर्यावरण विषय में थीम क्यों बनाई गई है, वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए कि सर पर्यावरण विषय में थीम बनाने का कारण यह है कि बच्चे क्या कर सकें, वो उसको एक होल संरचना के रूप में समझ सकें, ठीक है। और इसलिए आपने देखा होगा कि बच्चों को जब हम परिवार मित्र पढ़ाते हैं, पहली थीम, वहां पर उसको जानवर पढ़ाया जा रहा है, वहां पर उसको पौधे पढ़ा रहे हैं, वहां पर उसको कार्य व खेल पढ़ा रहे हैं, संबंध पढ़ा रहे हैं। क्यों जानवर क्यों पढ़ाए जा रहे हैं परिवार के साथ, और भी किसी चीज के साथ और दूसरे पार्ट के पास पढ़ा सकते थे, भोजन के साथ उसे पढ़ा दें, नहीं। जब हम बच्चों को परिवार मित्र के साथ जानवर पढ़ाएंगे तो वो उस बच्चे मानेंगे कि ये हमारे परिवार का सदस्य हैं। पेड़ उसके साथ पढ़ाते हैं तो उन्हें अपने फैमिली का मेंबर मानेंगे, और जब मेंबर मानेंगे तो कहीं ना कहीं उसके प्रति क्या होगी, संवेदनशीलता जागृत होगी, और जब संवेदनशीलता जागृत होगी तो कहीं ना कहीं उसके कंजर्वेशन की बातें आएंगी, उसके बचाव की बात करेगा, संरक्षण की बात करेगा, ठीक है। जब बच्चा अपने घर में जब वो डॉग को देखता है तो उसे वो अलग नहीं मानता, उसे कहता है ये मेरे परिवार का पार्ट्स है, ठीक है। उसको कोई चोट होती है, उसको कोई दुख होता है, उस बच्चे पर भी प्रभाव पड़ता है क्योंकि वो उसे अपने परिवार का पार्ट्स मानता है। इसलिए जब हम इन विषयों को बच्चों को परिवार के साथ पढ़ाते हैं तो बच्चे उसे अपने परिवार का अहम पार्ट उसे मानते हैं। तो ये मेन रीजन है कि बच्चे को इसलिए पढ़ाया जाता है और बच्चे एक दूसरे से इसको रिलेट भी कर सके। मतलब ये नहीं है कि हम अलग अलग सीमाएं बना ले, अलग अलग बाउंड्रीज बना ले, नहीं। मतलब यह है कि बच्चे एक दूसरे पार्ट को आपस में क्या कर सकें, कनेक्ट कर सकें, पूरी एक होल संरचना को समझ सकें। समझ में आया, कोई डाउट यहां पर? चलो, तो मैं आपको जो इंट्रिकेट में समझाना चाहता था आपको समझ में आया। मेरा मेन जो फोकस आपको था वो एकीकृत समझाने का था, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हमारे पर्यावरण की जो थीम है, अब थोड़ा हम इनके ऊपर विचार करने वाले हैं। मुझे सबसे पहले कमेंट्स कर दो, यहां तक समझ में आया सभी को? एक बार लाइक करो भाई सेशन को, सभी विद्यार्थी जितने नए लोग जुड़े हैं, सभी विद्यार्थी एक बार सेशन को भाई, आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, जितने लोग जुड़े हैं उतने ही हैं। चलिए एक बार थोड़ा दबाव डालिएगा सभी विद्यार्थी, और ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करिएगा। चलो आगे बढ़े, समझते चलिएगा, चीजों को अच्छे से समझिएगा। आगे बढ़ते हैं भाई, नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। यहां तक क्लियर हो गया सभी को? चलो आओ, अब आते हैं परिवार और मित्र। परिवार मित्र, जानवर, पौधे, संबंध और कार्य व खेल। परिवार मित्र में हम बच्चों को बताते हैं परिवार क्या है। अब हम सारी थीम को थोड़ा एक्सप्लेन कर देते हैं आपके सामने, ठीक है। देखो सबसे पहले आता है हमारा परिवार, आएगा परिवार में सबसे पहले पॉइंट पर हम लोग लेते हैं इस चीज को। चलिए यहां तक क्लियर हो गया? चल अब यहां से शुरू करते हैं हम लोग परिवार से। आ जाओ, तो हम लोग पढ़ने वाले हैं यहां से, ठीक है। परिवार मित्र से हम लोग शुरू कर रहे हैं, और सबसे पहले बात करते हैं यहां से। आओ देखो, परिवार मित्र में हम बच्चों को बताते हैं हमारा परिवार कैसे बनता है, ठीक है। एकल परिवार क्या होते हैं, ठीक है, संयुक्त परिवार क्या होते हैं, और परिवार का विघटन क्यों होता है, क्या रीजंस हैं कि एकल परिवार, ठीक है, जो संयुक्त परिवार है वो एकल परिवार में बदल जाते हैं, और कैसे एकल परिवार जो है वो संयुक्त परिवार बनते हैं। तो ये जो ये परिवार है वो परिवार का ज्ञान यहाँ पर बच्चों को कराया जाता है। हाँ, अब आपके एग्जाम में आता है कि बच्चों को परिवार का ज्ञान कैसे दिया जाना चाहिए, परिवार का बच्चों को चीजें कैसे समझाना चाहिए। तो पर्यावरण की अगर परिवार की बात करते हैं तो परिवार के बारे में जो ज्ञान में है वो एक हम बच्चों को एक, ठीक है, पूरा वंश जो वृक्ष होता है वो बच्चों को बताना चाहिए कि बेटा ठीक है परिवार कैसे बनते हैं। जैसे जब
ठीक है, दो लोग, ठीक है, सामाजिक रूप से प्राप्त, रूप से हम कहेंगे कि रूप से क्या करते हैं, वैधानिक रूप से क्या करते हैं, संबंध बनाते हैं, यौन संबंध बनाते हैं, और उनसे जो, ठीक है, एक प्रकार से समाज जिनको मान्यता देता है, फिर परिवार बनता है, फिर परिवार से हमारा फिर संयुक्त परिवार बनता है। तो परिवार की जो संरचना है वो परिवार की संरचना से बनती है। ठीक है, तो ये कह रहा परिवार एवं मित्र में पौधे व जानवर को इसलिए शामिल किया गया है ताकि बच्चे ये समझ सकें कि इसके साथ हमारा गहरा संबंध है और ये हमारे पर्यावरण का हिस्सा है। ठीक है, तो इसलिए इनको शामिल करने का मेन रीजन है। ये सीटेट में आते हैं कई बार क्वेश्चन। नेक्स्ट, रिश्ते और संबंध। भाई यहां पर जो सब थीम है, सब थीम कितनी है, 4 सब थीम है। कितनी है, 4 सब थीम। परिवार मित्र में 4 सब थीम है। कितनी थीम है, 4। कौन कौन सी हैं कि सर, पहली है जानवर, जानवर है, पौधे है, जानवर है, पौधे है, संबंध है, और कारवा खेल है, कारवा खेल। ये 4 चीजें क्या हैं, ये 4 चीजें। तो ये यहां पर हम पहले इस पॉइंट को उठा रहे हैं, संबंध। रिलेशन क्या है, रिलेशन में यहां पर हम बताते हैं कि देखो परिवार में कैसे रिलेशन बदलते हैं और कैसे रिलेशन बनते हैं और कैसे रिलेशन टूटते हैं। एक व्यक्ति जब एक स्थान से छोड़कर दूसरे स्थान पर जाता है तो वहां कैसे वो दूसरे स्थान पर जाने से कैसे संबंध बन जाते हैं और कैसे संबंध दूर जाने से संबंध जो है वो हमारे कम होने लगते हैं। तो यहां पर हम बच्चों को रिलेशंस के बारे में बताते हैं। ठीक है, यहां पर इसके बाद में यानी ये क्या है, ये सब थीम है। ठीक है, इस प्रकरण में हम बच्चे अपने रिश्तेदार के बारे में चर्चा करते हैं और उनके साथ रहते हैं। किसी दूसरे के स्थान पर चले जाने से उनके रिश्ते में क्या बदलाव आता है, जब एक व्यक्ति जब शादी होती है आपस में तो कैसे रिलेशन बनते हैं, ठीक है, कैसे रिलेशन टूटते हैं। ठीक है, मतलब इस प्रकार की परिवार के जो रिश्ते हैं उनकी चर्चा इसमें की जाती है। ये सब थीम जो पढ़ाई जाती है तो यहां पर बच्चों को रिलेशन बताए जाते हैं। फिर आता हमारा कारवा खेल। कारवा खेल में क्या है, कारवा खेल में हम ये बताते हैं कि भैया कारवा खेलों का बंटवारा नहीं है कि लड़कियां ही खाना बनाने के लिए होती हैं, महिलाएं ही खाना बनाने के लिए होती हैं, पुरुष जो है वो बाहर के कार्यों करने के लिए होते हैं। तो ये कारवा खेल में हम बच्चों को ये जो रूढ़िवादिताएं हैं, इन रूढ़िवादिताओं को कैसे खत्म करना है इसके ऊपर हम बात करते हैं। ठीक है, कि कारवा खेल का बंटवारा नहीं है कि कबड्डी का खेल लड़का ही खेलेगा, पुरुष ही खेलेंगे, महिलाएं नहीं खेलेंगी। ठीक है, खेल कोई भी खेल सकता है और कोई भी कार्य कोई भी कर सकता है। स्पेशल कोई बंटवारा नहीं है कि क्रिकेट जो खेल है वो लड़कों का ही खेल है। ये हम यहां पर जानते हैं इस पॉइंट में। तो कह रहा है इस कार्य, ठीक है, कार्य इस उपकरण में उन्हें यह पता चलता है कि परिवार व पड़ोस में काम करते हैं और कुछ लोग काम नहीं करते हैं। ठीक है, इससे लिंग भेद पर आधारित भूमिकाओं पर कुछ लोग भावात्मक रूप से समझ में क्या मिलती है, सहायता मिलती है। अब आता हमारा क्या, नेक्स्ट आता हमारा खेल। खेल क्या है कि बच्चे जो खेल खेलते हैं, ठीक है, उनका विश्लेषण करते हैं। ठीक है, पारंपरिक खेल, आधुनिक खेल में अंतर और खेल में किस प्रकार रूढ़िवादिताएं हैं, इन रूढ़िवादिताओं कैसे कम करना है, ये सब चीजों की बातें हम लोग यहां पर करते हैं। नेक्स्ट आता हमारा पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य में एनसीएफ 2005। यानी एनसीएफ 2005 क्या कहता है, पर्यावरण अध्ययन को लेकर एनसीएफ 2005 ने क्या अपने विचार दिए हैं, जरा हम उनकी बातें कर लेते हैं। एनसीएफ 2005 के अनुसार पर्यावरण के शिक्षण को लेकर क्या विचार हैं, जरा हम उनकी बातें करते हैं। देखो, पर्यावरण अध्ययन के उद्देश्य एनसीएफ 2005 के अनुसार बच्चों को उनके वास्तविक संसार यानी प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक से परिचय कराना और पर्यावरण अध्ययन की समझ विकसित करना, प्रकृति में पारस्परिक निर्भरता, ठीक है, संबंधों का ज्ञान कराना। यानी एनसीएफ 2005 कहता है कि पर्यावरण इसलिए पढ़ाना चाहिए बच्चों को ताकि वो अपनी वास्तविक दुनिया को समझ सके और वास्तविक दुनिया से वो जुड़ सके। इसलिए उसने कहा हमारा मेन उद्देश्य वो है, हमारा ये होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर, और नेक्स्ट पॉइंट है आपका अगला पॉइंट। अब हम एक एक करके सारे पॉइंट को हम लोग एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं और आगे बढ़ते हैं। आओ देखो, कह रहा कि पर्यावरण संबंध विषयों को समझने में उनकी सहायता करना, इसलिए हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाया जाना चाहिए। दूसरा, पर्यावरण के, ठीक है, अनुकूल मनोवृत्तियां तथा मूल्यों को प्रोत्साहित व पोषित करना। पोषित मतलब होता है बढ़ावा देना। ठीक है, हमारे पर्यावरण के मूल अनुकूल मनोवृत्तियां, रुचियां क्या हैं, मूल कौन कौन से हैं,
ठीक है, हमें किस चीज को महत्व देना है, किस चीज को महत्व नहीं देना है, किस चीज की उपयोगिता है, किस चीज की उपयोगिता नहीं है, इन चीजों के बारे में, ठीक है, हम बच्चों को पर्यावरण में सिखाते हैं। अब आता हमारा अवलोकन, रचनात्मक और सकारात्मक क्रियाओं को बढ़ावा देना। अगर बच्चों को नहीं कराएंगे तो बच्चे की ऑब्जर्वेशन स्किल, बच्चे की क्रिएटिविटी, ठीक है, बच्चे की जो पॉजिटिव क्रियाकलाप हैं उनको हमें बढ़ाना है, इसलिए हम बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान कराना चाहिए। आगे कहते हैं पिछले और वर्तमान पर्यावरण के मध्य तुलना करना और अतीत से वर्तमान के पर्यावरण बदलाव क्या हुए इसकी समझ विकसित करना। सोचो, अगर पर्यावरण का ज्ञान ना दे तो बच्चे फिर कैसे समझ पाएंगे कि, ठीक है, कि पुराना और वर्तमान से चीजों में कितना बदलाव हुआ है। अगर हम बात करें आज से 10 साल पहले हमारे पर्यावरण में कौन सी चीजें थी, अब 10 साल बाद देंगे सर ये चीजें हमारे पर्यावरण में क्या हो गया, इनका विनाश हो रहा है या कौन सी चीजें बढ़ रही हैं, यानी कंपैरिजन कैसे कर पाएगा। इसलिए बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान देना बहुत जरूरी है, पर्यावरण का ज्ञान देना बहुत जरूरी है। पर्यावरण मुद्दों के प्रति विद्यार्थी में क्या लाना, एक अवेयरनेस लाना, एक जागरूकता लाना, ठीक है, ये जरूरी है। आगे बढ़ते हैं अगले पॉइंट पर। अगला पॉइंट है पर्यावरण के संरक्षण तथा प्रबंधन के लिए प्रभावी कार्रवाई का महत्व बताना। देखो, अगर तुम पर्यावरण का ज्ञान नहीं दोगे तो वो बच्चे कभी भी, संरक्षण का मतलब होता है बचाव, वो कभी भी उसके बचाव की बातें नहीं करेंगे, उसके प्रबंधन की बातें नहीं करेंगे, ठीक है, कि भाई हमें कैसे पर्यावरण को मैनेज करना है, ठीक है, कौन कौन सी चीजें हमें पर्यावरण में ध्यान रखना है, ये बहुत जरूरी है। इसलिए हमें बच्चों को पर्यावरण का ज्ञान बहुत जरूरी है। अच्छा, आगे कह रहा है प्रश्न करने और, ठीक है, परिकल्पना करने की क्षमता विकसित करना। अगर पर्यावरण पढ़ाएंगे तो बच्चे पर्यावरण में, ठीक है, बच्चे वस्तुओं को देखेंगे, उनके प्रति इमेजिनेशन करेंगे, ठीक है, जानवरों को देखेंगे बच्चे तो जानवरों के प्रति वो कल्पना करना सीखेंगे, जानवरों से जुड़ेंगे, जानवरों के बचाव की बात करेंगे, संरक्षण की बात करेंगे, जानवर से हमें क्या मिलता है, पेड़ों से हमें क्या मिल रहा है, पेड़ों से हमें क्या लाभ है, क्या हानियां हैं, ये सब बच्चे समझ पाएंगे। और जब वो समझ पाएंगे तो तभी भैया वो उनके बचाव की बातें कर पाएंगे। ठीक है, प्रयोग के निष्कर्ष निकालने की क्षमता, कि कोई प्रयोग कर रहा है उसका कंक्लूजन क्या होगा। ठीक है, बच्चे को घर के सीखने के अवसर मिले, ठीक है, खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान व समय देना, भौतिक सामाजिक परिवेश के प्रति क्या है, सेंसिबिलिटी विकसित करना। यानी कि जब तक बच्चे के अंदर, मैं बार बार कहता हूं, जब तक बच्चे के अंदर अगर अपने पर्यावरण के प्रति अगर, ठीक है, अवेयरनेस जागृत नहीं होगी तब तक वो उसके संरक्षण की बातें नहीं कर सकता। आगे आता है अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम। अवधारणा का मतलब होता है कि कोई कॉन्सेप्ट हम अगर बच्चों को दे रहे हैं तो उसका प्रेजेंटेशन कैसे होना चाहिए। अवधारणा प्रस्तुतिकरण क्या होता है कि जैसे अगर मैं आपको कोई चीज आपको बता रहा हूं तो उस चीज को मैं आपके सामने कैसे रखूं, कैसे उस चीज को मैं आपके सामने प्रेजेंट करूं, ये है हमारा, ठीक है, प्रेजेंटेशन। ठीक है, कॉन्सेप्ट प्रेजेंटेशन, कि कोई विषय, कोई चीज अगर मुझे आपको समझानी है तो वो कैसे मुझे आपके सामने रखना चाहिए, क्या तरीका होना चाहिए, वो है हमारा यहां पर कि अवधारणा प्रस्तुतिकरण के उपागम। पहला कह रहा है क्रिया आधारित उपागम। ये पहला कह रहा है कि हम बच्चों को क्रियाकलाप के द्वारा, एक्टिविटीज के द्वारा हमें क्या कराना चाहिए, किसके द्वारा, क्रियाकलाप करके हमें ये चीजें करानी चाहिए बच्चे को। ठीक है, क्रियाकलाप के द्वारा। हाँ चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। देखो, कह रहा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन इसलिए रखा गया है ताकि सभी बच्चों में पर्यावरण की गुणवत्ता एवं प्राकृतिक संसाधनों के प्रति संवेदनशीलता का विकास किया जा सके। इसलिए एक अध्यापक को बच्चे के आसपास के परिवेश में घुलने मिलने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। ठीक है, इसलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अगला, और वो है क्रिया आधारित शैक्षिक क्रिया निम्न प्रकार की। देखो, अगर बच्चों को तुम कोई क्रियाकलाप करा रहे हो, जैसे अगर मैं आपको बच्चों को कोई एक्टिविटीज अगर मैं आपको करा रहा हूं तो भैया कैसे कराऊंगा, क्या होना चाहिए, चलो कैसे हमें कराना चाहिए उस पॉइंट को। तो देखो, क्रिया हमेशा याद रखिएगा बच्चे के मानसिक लेवल के अकॉर्डिंग हो, क्रिया ऐसी ना हो, ठीक है, जो बच्चे के मानसिक स्तर से ऊपर की हो। पहली बात तो यह है, ठीक है, समझ में आया क्या है भाई। जो ग्रुप में बातें कर रहे हैं बेटा, पढ़ाई पे ध्यान दे लो, 20 दिन बचे हैं, 20 दिन बाद तुम्हें तुम्हारी औकात समझ में आएगी। ठीक है, इसलिए कह रहे हैं थोड़ा सा समझ लो। ठीक है, यही चीजें आती हैं कि बच्चों को क्रियाकलाप कराओगे तो वहाँ कौन सी चीजें आपको ध्यान में रखनी, कौन सी नहीं रखनी है। ठीक है, इसलिए मैं तुम्हारे कमेंट्स ले भी नहीं रहा हूँ, मेरा काम केवल पढ़ाना है, और जिसमें 10 बच्चे भी अगर 100 में पढ़ने वाले हैं तो मैं उनको पढ़ा रहा हूँ। चलो, क्रिया अधिगम से स्पष्ट रूप से जुड़ी होनी चाहिए। क्रियाएं मतलब क्या है, क्रिया जो है वो अधिगम से स्पष्ट रूप से, मतलब हम जो क्रिया करा रहे हैं वो बच्चे की
ठीक है, एक्टिविटीज से जो विषय वस्तु से जुड़ी होनी चाहिए। क्रिया ऐसी ना हो कि जिसका कोई संबंध ही ना हो। क्रिया ऐसी कभी नहीं होनी चाहिए कि सर जिनका कोई रिलेशन ही ना हो, नहीं, क्रिया ऐसी होनी जो हमारे लर्निंग से जुड़ी हो। क्रिया जो हो वो हमारे वास्तविक जीवन से जुड़ी होनी चाहिए। भाई बच्चे को आप जो पढ़ा रहे हैं वो बच्चे के वास्तविक जीवन से कनेक्ट होनी चाहिए, ठीक है, और सुरक्षित हो। मतलब भाई ऐसा ना हो कि कोई क्रियाकलाप करा रहे हैं बच्चे को, मान लो अगर ठीक है कि वहां ध्यान नहीं दे पाए तो बहुत नुकसान हो जाए बच्चे को, ठीक है, खतरनाक नहीं होनी चाहिए, डेंजरस नहीं होनी चाहिए, ठीक है। कैसी हो? सुरक्षित हो, स्थान समय की कोई सीमा ना हो। स्थान समय की सीमा का मतलब है कि भैया ऐसा मत, ऐसी ऐसी क्रिया मत कराओ कि जिसमें टाइमिंग का बड़ा ध्यान रखा जाए। फ्री छोड़ दो बच्चों को करने के लिए, जितने बच्चे फ्री होंगे उतना उसको बेटर तरीके से कर पाएंगे। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। क्रिया बच्चों में रुचि और जिज्ञासा को जागरूक करने वाली होनी चाहिए कि भाई बच्चे के अंदर क्यूरियस, ऐसी एक्टिविटीज कराओ जो बच्चे के अंदर क्यूरियस ला सके, ऐसी क्रियाकलाप होना चाहिए, ठीक है। क्रिया बच्चों के अनुभव पर आधारित हो, यानी बच्चे जो जानते हैं पहले से उनसे अनुभव उनसे रिलेटेड होना चाहिए, उस पर निर्भर होना चाहिए, कैसी क्रिया ऐसी होनी चाहिए। आगे आता है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, ये आता है क्रिया आधारित उपागम के चरण। 4 चरण होते हैं। देखो हम कोई बच्चों को कोई क्रिया करवा रहे हैं तो उसके क्या चरण है, तो पहले प्लानिंग कर लो, पहले योजना बनना बहुत जरूरी है। क्या उसकी योजना बहुत जरूरी है। योजना जरूरी है। क्रियाओं का संचालन, पहले योजना बनेगी, फिर हम क्रिया को क्या करेंगे, लागू करेंगे, संचालित करेंगे, फिर उसका मूल्यांकन करेंगे और लास्ट में हम क्या करेंगे, उसका फीडबैक देते हैं कि हमारी क्रिया कैसी रही। तो ये 4 चीजें हैं क्रिया आधारित उपागम के लिए कि योजना, ठीक है, क्रिया का संचालन करना, मूल्यांकन करना, प्रतिपुष्टि देना। इसके बाद अब आता है क्रिया आधारित उपागम के उपयोग। देखो हम क्यों कराते हैं क्रिया आधारित उपागम, जो है वो हम क्यों कराते हैं, क्या है पीछे का कारण कि सर क्रिया आधारित उपागम इसलिए होती हैं अमूर्त वस्तुओं को समझने में, क्योंकि अमूर्त वस्तुएं बच्चे क्रियाओं के माध्यम से समझ पाएंगे। अमूर्त वस्तुएं जो होती हैं उनको बच्चे एक्टिविटीज के माध्यम से समझ पाएंगे, क्रियाओं के माध्यम से समझ पाएंगे, ठीक है। बहु ज्ञानेंद्रिय के जो कि जब बच्चे क्रिया करते हैं ना तो एक से ज्यादा उनके सेंसरी ऑर्गन्स क्या करते हैं, काम करते हैं। क्या करते हैं? एक से ज्यादा उनके सेंसरी ऑर्गन्स काम करते हैं। तो जब आप क्रिया करा रहे हैं तो बच्चे के, ठीक है, वो आंखों से देख भी रहा है, कानों से सुन भी रहा है, हाथों से कर भी रहा है, ठीक है, बॉडी चीजों को, ठीक है, महसूस भी कर रहा है। तो बच्चे के बहुत सारे सेंसरी ऑर्गन्स यूज होते हैं, इसलिए क्रिया आधारित उपागम बहुत अच्छे उपागम होते हैं। क्रिया आधारित उपागम करके सीखने के सिद्धांत पर बल देता है, यानी जब बच्चे को क्रिया करा रहे हैं तो वो क्या करता है, बच्चे लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। क्या करते हैं? लर्निंग बाय डूइंग करते हैं। इसके बाद में क्रिया आधारित उपागम में सृजनात्मकता और लचीलेपन को बढ़ावा मिलता है, यानी बच्चों की क्रिएटिविटी, ठीक है, और फ्लेक्सिबिलिटी, चीजों को बदलना, संशोधन करना, ठीक है। और क्रिया आधारित उपागम शारीरिक और मानसिक, अगर हम बच्चों को क्रिया करा रहे हैं तो इससे बच्चे का मानसिक विकास, शारीरिक विकास, दोनों ही विकास होते हैं, दोनों ही विकास को मिलता है इसमें, ठीक है, सहयोग मिलता है। अब आता है हमारा सहयोगी आधारित। अब एक उपागम हमने पढ़ लिया, कौन सा? क्रिया आधारित उपागम। समझ में आया? तो क्रिया आधारित उपागम अच्छा उपागम है कि नहीं है, बताओ। जब तुम बच्चों को कोई चीज क्रियाओं के द्वारा कराओगे तो बच्चा है कि नहीं है, कि सर बिल्कुल अच्छा है, क्रिया आधारित करेंगे। और याद रखिएगा पर्यावरण विषय क्रिया आधारित उपागम पर ही होना चाहिए, ठीक है। कैसे होना चाहिए? इसके बाद में आता हमारा सहयोग आधारित। सहयोगी मतलब बच्चे क्या करेंगे, एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? एक दूसरे को कोऑपरेट करेंगे। क्या करेंगे? कोऑपरेट करेंगे। तो डेविस के अनुसार, डेविस नाम के जो एक, ठीक है, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनका जो विचार है, डेविस क्या कहते हैं, डेविस ने कहा कि सहयोगी शिक्षण आधारित अधिगम सीखने के अनेक मौके उपलब्ध कराता है, समूह में कार्य करने पर जोर देता है, परस्पर निर्भरता को विकसित। अगर हम बच्चों को सहयोग में करा रहे हैं तो पर्यावरण विषय बहुत अच्छा तरीका है बच्चों को पढ़ाने के, ठीक है। पर्यावरण विषय को जितना हो सके तुम बच्चों को परियोजना के द्वारा कराओ। परियोजना क्या समय? बच्चों को परियोजनाएं दो, ग्रुप में कार्य करने को दो, यानी जितने बच्चे परियोजना यानी प्रोजेक्ट बनाकर सीखेंगे उतना कोई दूसरे तरीके से नहीं सीखते हैं। इसलिए हमारा पर्यावरण एक विषय तो ऐसा विषय है कि जिसमें हम बच्चों को ज्यादा से ज्यादा क्रियाकलाप कराएं और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को परियोजना दें, और जब वो परियोजना बनाएंगे तो वो उसको बेहतर तरीके से सीख पाएंगे। परियोजना बनाएंगे तो कहीं ना कहीं वो लर्निंग बाय डूइंग कर रहे हैं। परियोजना में क्या करते हैं बच्चे, स्वयं क्या करते हैं, कार्य करते हैं। अब सहयोगी अधिगम के क्या है? 3 सिद्धांत हैं। पहला, सकारात्मक रूप से एक दूसरे पर निर्भरता,
यानी बच्चे जो करेंगे वो एक दूसरे क्या करेंगे, निर्भर होंगे। व्यक्तिगत जिम्मेदारी मिलती है, समान स्तर की क्या होती हैं, सहक्रियां होती हैं। हर बच्चे को एक एक जिम्मेदारी दी जाती है, बच्चे को कार्य मिलता है, वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है, वो अपना कार्य कर रहा है। ठीक है, तो बच्चे अच्छे तरीके से चीज को समझ पाते हैं, सीख पाते हैं। अब आता है सहयोगी अधिगम के उपयोग। क्या उपयोग है इसके? तो देखो, सहयोगी अधिगम दूसरों के दृष्टिकोण को समझने की क्षमता का विकास करता है। बिल्कुल सही है, क्योंकि जब बच्चे एक साथ काम करते हैं, ठीक है, मिलजुल कर काम करते हैं, तो एक दूसरे को क्या करते हैं, वो एक दूसरे के पर्सपेक्टिव को, एक दूसरे के नजरियों को, एक दूसरे की विचारधाराओं को वो एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, एक दूसरे से घुलने मिलने के, ठीक है, कौशल का विकास उनके अंदर होता है, स्किल उनके अंदर बिल्ड होते हैं। सहयोग में कार्य कैसे करना है एक दूसरे के साथ, ठीक है, कैसे हमें जुड़ना है, ये सब चीजें बच्चे, कहने का मतलब उनका एक प्रकार का सोशल डेवलपमेंट बच्चों का होता है। अब आता है हमारा, ये छोड़ो उसको, मूल्यांकन। अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है कि पर्यावरण के शिक्षण की समस्याएं क्या हैं और चुनौतियां क्या हैं। चलो मैं आपसे पूछता हूं, आप एक टीचर हैं, तो आपको क्या क्या लगता है कि सर पर्यावरण को पढ़ाने को लेकर क्या आपको समस्याएं लगती हैं? बताओ, पर्यावरण के शिक्षण को लेकर समस्याएं क्या हैं, चुनौतियां क्या हैं, चैलेंजेस क्या हैं? जैसे मैं फील करता हूं, जैसे मैं भी एक टीचर हूं, आप भी एक टीचर हैं, आप क्या फील करते हैं कि सर आप, मुझे जो फील होता है, मुझे फील ये होता है कि देखो, क्लास में एक बच्चे, सभी बच्चे एक प्रकार के नहीं होते। आप सभी जानते हैं कि क्लास में हर बच्चा जो है वो अपने आप में यूनिक होता है, विशिष्ट होता है, उसकी अपनी क्षमताएं होती हैं, उसका अपने सीखने का तरीका होता है, हर बच्चे का अपना अपना लर्निंग स्टाइल होता है, राइट। हमें चाइल्ड सेंटर्ड अप्रोच ही कराना चाहिए, बाल केंद्रित उपागम के अनुसार ही हमें शिक्षण कराना है, यस या नो? सर यस। तो हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना है। तो एक टीचर के लिए बहुत बड़ा चैलेंजेस कार्य हुआ कि नहीं हुआ, कि हर बच्चे को उसके अकॉर्डिंग पढ़ाना, उसके अकॉर्डिंग शिक्षण कराना, ये एक टीचर के लिए कोई आसान कार्य नहीं है। हर बच्चे को अवसर देना, उसकी क्षमताओं के अनुसार चीजें देना, अपने आप में हम कहेंगे क्या है कि सर ये अपने आप में एक क्या है, एक चैलेंजेस है टीचर के लिए। ठीक है, टीचर के लिए तो चैलेंजेस है, बिल्कुल है सर, कि सर टीचर के लिए क्या है, चैलेंजेस है। हर बच्चे के अकॉर्डिंग रणनीति तय करना, प्लानिंग बनाना एक चैलेंजेस वाला कार्य है। ठीक है, तो वही चीजें हैं कि सर दुनिया का प्रत्येक बालक अपने आप में विशिष्ट होता है, यानी कि एवरी चाइल्ड हम कहेंगे भैया कि क्या है, अपने आप में क्या है, विशिष्ट होता है, और उसकी अपनी क्षमता होती है। ठीक है, उसकी अपनी क्षमता होती है, उसके सीखने की शैली होती है, स्तर होता है, ठीक है, के अनुसार अपना बुद्धि होती है उसकी। और प्रत्येक बच्चे को पढ़ाना एक शिक्षक के लिए क्या है, चुनौती है, यानी उसके अनुसार पढ़ाना, हर बच्चे के अकॉर्डिंग उसे शिक्षण कराना एक टीचर के लिए चैलेंजेस वाला कार्य है। यह है तुम्हारा नेक्स्ट। अब कौन कौन सी चुनौतियां हम सामना फेस करते हैं। देखो, एक टीचर जब कक्षा में जाता है तो उसको क्या क्या चैलेंजेस उसको मिलते हैं, कौन कौन सी चुनौतियां जो है वो फेस कर रहा है एक टीचर, हम उन चैलेंजेस की बातें करते हैं। समझ में आया गुंजन जी, अनुपम यादव जी, आरपी सिंह जी, सभी को क्लियर है ना, जितने भी लोग जुड़े हैं? देखो पढ़ लो, मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ज़्यादा आप लोगों से बातें इसलिए नहीं करता हूँ, कमेंट्स में आपने देखा मैं बहुत कम बातें करता हूँ। रीजंस पढ़ लो यार, ठीक है, बातें तो होती रहेंगी हमारी, बातें तो हम आपसे कभी भी कर लेंगे, किसी भी टाइम कर लेंगे। बस इस बार आपका सीटेट पास होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वैकेंसियाँ अब ऐसा भी सुनने में आया है कि उत्तर प्रदेश में वैकेंसियाँ जो हैं वो फरवरी में जारी हो जाएगा कैलेंडर, तो सीटेट तुम्हारा फरवरी में, तुम्हारा रिजल्ट भी आ जाएगा, ठीक है, और फरवरी में तुम्हारा तुमको मौका भी मिल जाएगा। तो तुम्हारे लिए सीटेट पास करना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही, ठीक है, ये मान के चलिएगा, ठीक है, इसलिए सीटेट पास करना बहुत ज़रूरी है। हाँ, तो बाल केंद्रित पद्धति का प्रयोग करना एक चुनौती है, बिल्कुल, एक टीचर के लिए तो एक चुनौती है, टीचर के लिए चुनौती है, बच्चों के लिए चुनौती नहीं होती है। आप इसे नेगेटिव वे में मत ले जाना। क्या बच्चों को बाल केंद्रित पढ़ाना चुनौती है? नहीं, टीचर के लिए चुनौती है, टीचर के लिए एक चैलेंजेस है, टीचर के लिए क्या है, एक चैलेंजेस है। दूसरा, बच्चों को उनके पर्यावरण में समझने में सहायता करना। भाई हर बच्चे के एनवायरनमेंट को समझना कि इसकी किस परिवेश से आए, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसको टीच करना, ये बहुत बड़ी समस्या है।
यह है खेलने की लचीली व्यवस्था सीखते हैं और समझते हैं। बच्चे कैसे कक्षा में, ठीक है, चर्चा किए गए मुद्दों पर अंतर्दृष्टि विकसित करना है। प्रत्येक बच्चे को अवसर प्रदान करना है। अभिभावक और समुदाय को भी शामिल करना। देखो, जितना आप बच्चे के पेरेंट्स और बच्चे जिस समुदाय से आते हैं उसे अगर आप कक्षा में शामिल करेंगे, ठीक है, उससे आप उतना बच्चे के बारे में समझ पाएंगे। और हर पेरेंट्स के बच्चे को शामिल करना, हर बच्चे के समुदाय को शामिल करना, ये बहुत चैलेंजेस का काम है, बहुत बड़ी एक चुनौती होती है बच्चों के लिए। ठीक है, तो विभिन्न संबंधों को बच्चों में पूर्व ज्ञान से जोड़ना। भाई सभी बच्चों का पूर्व ज्ञान अलग होता है, सभी बच्चों का पूर्व ज्ञान एक जैसा नहीं होता है। ठीक है, सभी का क्या है, पूर्व ज्ञान अलग अलग होता है। नेक्स्ट आता हमारा अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता। अब अच्छी पाठ्य पुस्तक की विशेषता क्या होती है, जरा हम ये बात करते हैं। मतलब हमारी पाठ्य पुस्तक कैसी होनी चाहिए। आप टीचर हो, सोचो कैसी होनी चाहिए पाठ्य पुस्तक, कैसी किताबें हो, कुछ सोचो। चीजों को जितना आप एनालिसिस करोगे उतना आप बेटर तरीके से उस चीज की अंडरस्टैंडिंग, समझ आप जो है वो बना पाओगे। कुछ सोचो कि हमारी किताबें कैसी हो। हमारी किताबें ऐसी हो, ठीक है, जो बच्चों को सीखने के मौके देती हो, जो जिनमें रूढ़िवादिताएं विचारधाराएं जिसमें ना हो, ऐसी हमारी किताबें होनी चाहिए। ठीक है, किताबें ऐसी ना हो जो बच्चों को रटने पर जोर देती हो, किताब ऐसी ना हो कि जिनमें रूढ़िवादी विचारधारा हो। ऐसी किताबें कभी नहीं होना चाहिए। किताबें केवल एक साधन होती हैं सीखने का, बस, इससे ज्यादा और किताबों कुछ मत मानिए। हाँ, एक प्रमाणिक सामग्री का कार्य करती हैं, एक ऑथेंटिक सामग्री का कार्य करती हैं। समझ में आया। बच्चों की पाठ्य पुस्तक, ठीक है, बच्चों की पाठ्य पुस्तक बच्चों के अनुसार हो। ठीक है भाई, उनकी पाठ्य पुस्तक उनके अनुसार हो, जिसकी भाषा सरल हो, बच्चे के आसपास की चर्चा उसमें शामिल हो। ठीक है, और लैंगिक पूर्वाग्रह और रूढ़िवादी विचारधाराओं की मुक्त गतिविधियों पर आधारित हो। मतलब ऐसी विचारधारा ना हो कि जिसमें किसी एक लिंग को कम दर्शाया गया है, किसी एक लिंग को ज्यादा बताया जा रहा है, कि लड़के शक्तिशाली होते हैं, लड़के ताकतवर होते हैं, लड़कियां कमजोर होती हैं। ऐसी किताबें कभी नहीं होना चाहिए। लड़कियां घर के कामों के लिए होती हैं, यानी रूढ़िवादी विचारधाराएं कभी नहीं होना चाहिए। ठीक है, इस प्रकार की विषय वस्तु हो कि बच्चे के अंदर क्या करें, यानी प्रश्न करने को, क्यूरियोसिटी को डेवलप करे, क्वेश्चन करने की प्रवृत्ति को बढ़ावा दो। ठीक है, खोज और जिज्ञासा को जागृत करे, विविध पृष्ठभूमि को शामिल करे, सभी बच्चों की समाज व संस्कृति को शामिल करे। यह बहुत जरूरी है कि जिसमें सभी के कल्चर को महत्व दिया गया हो। ऐसी हमारी किताबें होनी चाहिए। समझ में आया। चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। कह रहा है विषय वस्तु बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हो, वास्तविक घटनाएं व कहानियां शामिल हो इसके अंदर। ठीक है, यानी कि विषय वस्तु अगर आप उसमें जो तुम पाठ रख रहे हो वो कैसा होना चाहिए, वो बच्चों के मानसिक स्तर के अनुसार हो। ठीक है, आगे कह रहा है प्राकृतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परिवेश को एकीकृत करती हो, जोड़ती हो, जिसके अंदर प्राकृतिक, पर्यावरण, सामाजिक चीजें, सांस्कृतिक परिवेश, ये सब चीजें उसमें क्या हो, जुड़ी हो, ऐसी होनी चाहिए। मानकीकृत भाषा शैली ना हो। ठीक है, मानकीकृत चीजें नहीं होना चाहिए, मानकीकृत चीजें ज्यादा ना हो, ये गलत है। मानकीकृत चीजें भरपूर उदाहरण अवसर प्रदान करती हो, बच्चे को ज्यादा से ज्यादा उदाहरण दिए गए हो, सीखने के ज्यादा से ज्यादा अवसर उसमें दिए गए हो, ऐसी होनी चाहिए। ठीक है, वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, शिक्षण आधारित अधिगम प्रक्रियाओं पर क्या करती हो, यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रियाओं पर जोर देती हो। पुस्तकों में पहेलियों को शामिल करना चाहिए। ठीक है, ठीक है, यानी पाठ्य पुस्तक में पजल्स होना बहुत जरूरी है, क्योंकि पजल्स क्या करती हैं बच्चों की, ठीक है, क्रिएटिविटी को बढ़ाती हैं, बच्चों की, ठीक है, चिंतन शक्ति को क्या करती हैं, विकसित करती हैं। तो ये सब चीजें लगी हैं कि सर कहानियों को क्या करती हो, शामिल करती हो। ठीक है, पहेलियां सृजनात्मक चिंतन और तार्किक चिंतन को क्या करती हैं, विकास करती हैं, और कैसी हो, रंग बिरंगी हो, ठीक है, कलरफुल हो, बच्चों को अट्रैक्ट करे, कहानियां होनी चाहिए इसके अंदर। आगे आता हमारा पर्यावरण अध्ययन के संसाधन। पर्यावरण अध्ययन में कौन कौन से संसाधन है, जरा हम उनकी बातें करते हैं। यहां तक समझ में आया भाई? हाँ, लाइक करते चलो भाई, आप लोग भूल जाते हैं लाइक करना है, बार बार याद दिलाना पड़ता है आप लोगों को, राइट्स। कितने लोग जुड़े हैं भाई? सभी लोग, जितने नए लोग जुड़े हैं एक बार सेशन को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। शेयर करना भूल गए आप लोग, सभी विद्यार्थी। चैनल को सब्सक्राइब कर लो भैया, नए लोग जितने भी जुड़े हैं। ऋतु,
तबशुम खातूम, हाँ करो जल्दी, सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। आज हमारा जो परिवार है वो 58 का परिवार बनने वाला है। ठीक है, 58 का परिवार बन जाएगा। बस कुछ स्टूडेंट्स की कमी है, लगभग 14 स्टूडेंट की कमी है। चलो चलो, तो पर्यावरण अध्ययन के संसाधन क्या हैं, जरा हम इनके ऊपर बातें करते हैं। हाँ, पीडीएफ आप लोगों को हमने टेली उस पर मिलेगी, एडी लाइव एप्लीकेशन पर डाल दी गई है, आप लोग वहां से डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर आप एप्लीकेशन डाउनलोड करना एडी लाइव, और जब आप इसे डाउनलोड कर लेंगे फिर इसमें एक फोल्डर होगा पीडीएफ नोट्स करके, लेकिन आप उसे मोबाइल में ही पढ़ सकते हैं, नोट्स करके आप इसे कर लीजिएगा। ठीक है, तो ये सारी पीडीएफ इसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, एडी लाइव पर मिल जाएगी, और ना मिले तो आप इस नंबर पर मैसेज कर देना। ठीक है, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे 8517048600। हाँ, पर्यावरण अध्ययन के साधन, भाई कौन कौन से साधन हैं कि जिसके द्वारा हम बच्चों को पर्यावरण पढ़ाते हैं। तो साधन का अर्थ है कि सर वह चीज जो किसी उद्देश्य की प्राप्ति में लाई जाए वो साधन कहलाती है। जैसे मिट्टी भी एक संसाधन का कार्य साधन होती है, पत्थर भी, नक्शे हैं, मॉडल है, बगीचा है, समुदाय भी एक साधन होता है। समुदाय याद रखिएगा, समुदाय भी ईवीएस में एक साधन है बच्चों को सिखाने के लिए। समुदाय से जोड़कर हम बच्चों को बहुत कुछ सिखा सकते हैं। ठीक है, क्या है, समुदाय से भी बच्चों को चीजें, हम बहुत सी चीजें जोड़कर, विद्यालय है, नोटबुक है, ठीक है, वीडियो फिल्म है, ये सब चीजें ये क्या है, ये सब पर्यावरण सिखाने के लिए क्या है। ठीक है, ये साधन है, रिसोर्सेस हैं। कौन कौन से साधन है, जरा आइएगा विचार करते हैं। ठीक है, अच्छा, पहले हम बात करते हैं पर्यावरण अध्ययन में अधिगम संसाधनों का महत्व क्या है, क्या महत्व है इनका। हाँ, पर्यावरण अध्ययन में कक्षा से, ठीक है, बाहरी वातावरण पर आधारित अधिगम प्रक्रियाएं काफी प्रभावशाली होती हैं। पर्यावरण अध्ययन हेतु भौतिक, जैविक, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्षों पर आधार क्रिया वास्तविक जीवन के अनुभवों को उपलब्ध कराती हैं और कक्षा में बच्चों की भागीदारी के अधिक अवसर प्रदान करती हैं, और इससे बच्चे के स्थानीय ज्ञान की संभावना बढ़ जाती है। तो देखो, इतने सारे लाभ हैं जब हम बच्चों को पढ़ाते समय संसाधनों का प्रयोग करते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं भाई। नेक्स्ट, लाइक नहीं करने हैं, सब्सक्राइब करने हैं। तुम लोग सब्सक्राइब लाइक मंत्र नहीं जानते हैं। ठीक है, सब्सक्राइब वाला बटन है उसको दबाइएगा सभी लोग, लाइक नहीं करना, सब्सक्राइब करिएगा, करो सभी लोग। आगे बढ़ते हैं भाई नेक्स्ट पॉइंट पर, और यह है तुम्हारा अगला पॉइंट आपके सामने, संसाधन के प्रकार। तो देखिएगा, समुदाय संसाधन में कौन कौन सी चीजें आती हैं। समुदाय भी एक संसाधन है, तो अभिभावक है, किसान है, दुकानदार है, माली, ये सब समुदाय के संसाधन है, इनको सब हम समुदाय में रखते हैं। नेक्स्ट, स्थानीय संसाधनीय संसाधन है, जैसे विद्यालय है, ये संसाधन, ये क्या होता है, संस्था है, यानी संस्थानीय संसाधन, संस्था, विद्यालय, हॉस्पिटल, बैंक, लाइब्रेरी, नगर निगम, कार्यालय, ये सब संस्थाएं हैं। ठीक है, तो संस्थाएं से भी तो हम लोग सीखते हैं ना, संस्थाओं से भी हम सीखते हैं, तो ये भी क्या है, संसाधन है। प्राकृतिक संसाधन में हम लोग, नदी है, तालाब है, झील है, वन है, मृदा है, बगीचा है, ये सब प्राकृतिक संसाधन के पार्ट्स हैं। मीडिया में हम बात करते हैं, समाचार है, विज्ञान, ठीक है, विज्ञापन पत्र है, टीवी है, रेडियो, ये सब आते हैं। ठीक है, प्रौद्योगिकी संसाधन की बात करें तो मोबाइल है, कंप्यूटर है, टीवी है, और मानव निर्मित है, पेपर, पेन, बुक्स, ये सब मानव निर्मित संसाधन होते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे संसाधन। अब पढ़ते हैं हम पर्यावरण अध्ययन के शिक्षण सूत्र। देखो, सूत्र और विधियों में क्या अंतर होता है, विधियां क्या होती हैं और सूत्र क्या होते हैं, क्या दोनों एक ही हैं, बोलो। पर्यावरण विधियां एक ही होती हैं, सूत्र एक ही होती हैं, अलग अलग हैं। कि सर दोनों अलग अलग चीज हैं। सूत्रों का काम होता है किसी भी चीज को आसान करना, यानी शिक्षण की प्रक्रिया को आसान करते हैं। शिक्षण की प्रक्रिया को क्या करते हैं, आसान करते हैं, आसान करते हैं।
शिक्षण की प्रक्रिया को क्या कर देते हैं, यानी टीचिंग की प्रोसेस, अगर हम जिसके अंदर शिक्षण सूत्रों का प्रयोग कर लेना तो टीचिंग की प्रक्रिया आसान हो जाती है। तो सूत्र का काम क्या है, किसी भी चीज को आसान बना देना। विधियां क्या करती हैं, किसी भी चीज को व्यवस्थित करना, व्यवस्थित यानी किसी भी चीज को सिस्टमैटिक करने का काम विधियां हैं। ठीक है, तो हमारी सूत्र और विधियों में अंतर होता है कि सर विधियां जो होती हैं वो शिक्षण की प्रक्रिया को व्यवस्थित करती हैं और शिक्षण को आसान करने का काम जो होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो होता है सूत्र का। तो हम पढ़ रहे हैं शिक्षण विज्ञान, हम कहेंगे पर्यावरण में कौन कौन से सूत्र हमें प्रयोग करने चाहिए, तो हम उनकी बातें करते हैं। देखो, पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के सूत्र, हमें बच्चों को पहले स्थानीय चीजें बतानी चाहिए। ठीक है, सबसे पहले बच्चे के आसपास की चीजें हैं वो उसको देने का प्रयास करें, उससे उसके परिचय कराने का प्रयास करें। आप बच्चों को ग्लोबल चीजें, वैश्विक स्तर की चीजें बाद में बताओ, यानी हमें स्थानीय से वैश्विक की ओर चलना है। कैसे, स्थानीय से हमें वैश्विक की ओर चलना है और सरल से हमें कठिन चलना है। कठिन से सरल मत चलो, पहले बच्चों को डिफिकल्ट चीजें मत बताओ, पहले बच्चों को आसान चीजें बताने का प्रयास करो, जितना सिंपल हो उतना, वो जो जानता है, यानी पहले आप जो जानता है वो बताओ। पहले बच्चे मनोवैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक क्या होता है, बच्चे की रुचि किस चीज में है, बच्चे की क्षमता क्या है वो बताओ, फिर आप उसे चीजें लॉजिक की तरफ ले चलो, तार्किकता की ओर ले चलो। ठीक है, मूर्त से अमूर्त की तरफ ले जाओ उसे। पहले जो बच्चा जानता है, जिनको वो देख सकता है मूर्त, पहले मूर्त चीजें बताओ फिर अमूर्त, फिर ठीक है विशेष से सामान्य, विशेष यानी उदाहरण, विशेष का मतलब होता है उदाहरण, ठीक है, सामान्य का मतलब होता है नियम, यानी पहले बच्चों को विशिष्ट बताओ फिर उसको सामान्य बताओ, यानी पहले उदाहरण बताओ फिर नियम बताओ, उदाहरण से नियम की ओर ले चलो उसे, कहां ले चलो, उदाहरण से नियम की ओर ले चलो। उदाहरण से किसकी ओर ले चलो, उदाहरण से उसे नियम की ओर ले चलो। ज्ञात से, पहले ज्ञात चीजें बताओ, ज्ञात से अज्ञात की ओर ले चलो, यानी जो जानता है वो पहले बताओ, जो नहीं जानता है वो बाद में। ठीक है, समझ में आया। आगे चलते हैं, ये कह रहा है कि अनिश्चित, पहले बच्चे के पास अनिश्चित ज्ञान होता है, मेरे पास बहुत सारे पेन हैं, मेरे पास बहुत सारी किताबें हैं, मेरे पास बहुत सारे पेड़ हैं, मेरे पास बहुत सारे, ठीक है, फिर बच्चे चलते हैं निश्चितता की ओर, इसके बाद आता है हमारा पूर्ण से अंश की ओर। ठीक है, ये चलेगी आपकी क्लास करीबन 30 मिनट और, ठीक है, इसके बाद आपका ही कंप्लीट हो जाएगा पार्ट। ठीक है, 30 मिनट और मान लो अप्रोक्स, इसके बाद क्लास आपकी मतलब साढ़े छः, अभी 6:15 हुए हैं तो 6:45 तक चलेगी, 30 मिनट और। ठीक है, हाँ, पूर्ण से अंश, पहले होल पार्ट बताइएगा फिर अंश बताइएगा, फिर स्थूल से सूक्ष्म की ओर चलो, फिर प्रत्यक्ष से अप्रत्यक्ष, प्रमाणिक से अप्रमाणिक। ये पर्यावरण के सूत्र हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आप इनका एक साथ स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा, याद रखिएगा ये सूत्र आपसे पूछे जाते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा जल्दी से। समझ में आया, ले लिया, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अब आता है हमारी विधियां। अब यहां से बस विधियां वाला पार्ट बचा हुआ है, बाकी सब आपका कंप्लीट है। ठीक है, विधियां वाला पार्ट बचा हुआ है। ठीक है, विधियां वाला पार्ट्स है तो इसको हम लोग कंप्लीट करते हैं, फिर आपका ये कंप्लीट है। चलो आ जाओ, विधियों की बात करते हैं हम लोग, यहां समझते हैं इस पॉइंट से। हाँ, यहां तक क्लियर हो गया। पहले सभी जी जितने लोग जुड़े हैं समझ में आ गया ना सभी को। चलो तो करते हैं भाई। कह रहा है कि अवलोकन प्रेक्षण विधि, देखो पर्यावरण पढ़ाने के लिए सबसे अच्छी विधि है अवलोकन, क्योंकि जितना हम लोग ऑब्जर्वेशन से सीखते हैं उतना हम किसी दूसरी विधि से नहीं सीखते हैं।
इसलिए पर्यावरण शिक्षण की बहुत अच्छी विधि है कौन सी? अवलोकन विधि। ठीक है, ये पर्यावरण शिक्षण की क्या है? बहुत अच्छी विधि होती है कौन सी? अवलोकन प्रेक्षण विधि जो है वो, क्योंकि जितना बच्चा अवलोकन के द्वारा सीखता है उतना वो किसी दूसरी विधि से, ठीक है, नहीं सीखता है। चलो देख, तो देखो ऑब्जर्वेशन मेथड क्या होती है कि सर इसमें बच्चे जो भी सीखते हैं वो अपने पर्यावरण में बच्चे क्या करते हैं? देखकर सीखते हैं, घटना वस्तुओं के बारे में देखना, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। ठीक है, यानी कि बच्चे इसमें कैसे सीखते हैं कि सर इसमें सीखते हैं बच्चे ऑब्जर्वेशन। मनुष्य हमेशा अपने चारों तरफ देखते रहते हैं। आपने देखा होगा हमारी जो पाठ्य पुस्तकें हैं, आपको नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी जो ईवीएस की किताबें हैं इनका नाम क्या है? इनका टाइटल है आसपास। आसपास क्यों रखा गया है? क्योंकि जितना बच्चा अपने आसपास चीजें देखता है और उसके आधार पर वो सीखता है, ठीक है, वो जल्दी सीखता है। इसलिए पर्यावरण में बच्चों को हमें क्या पढ़ाना है? जो बच्चों के आसपास है वो चीजें हमें पढ़ानी है। ठीक है, क्या पढ़ानी है? जो बच्चों के आसपास है वो हमें पढ़ाना है। इसलिए हमारी जो पाठ्यपुस्तक का शीर्षक है वो भी क्या है? आसपास है। क्या है? वो भी क्या है? आसपास है। मनुष्य हमेशा अपने चारों तरफ होने वाले भौतिक, ठीक है, सर्व सामाजिक घटनाओं को लगातार देखता रहता है और उनसे कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तथा सीखने की विधि अवलोकन विधि कहा जाता है। और एनसीईआरटी ने इसी आधार पर अपनी पाठ्यपुस्तक का शीर्षक क्या रखा है? यानी कि हमारी जो एनसीईआरटी है उसने, ठीक है, पाठ्यपुस्तक का, पर्यावरण की पाठ्यपुस्तक का शीर्षक क्या है? आसपास। क्या है? आसपास। आगे, आसपास इस ओर इशारा करता है कि पर्यावरण हमारे आसपास ही है। ठीक है, पर्यावरण हमारे आसपास है। अवलोकन की विधि द्वारा सीखना सार्थक होता है, प्रत्यक्ष होता है, क्योंकि बच्चे अपने वातावरण में देखते हैं और उनके बारे में सीखते हैं। इसमें रटने वाला काम नहीं है। बच्चा अपने वातावरण में चीजों को देख रहा है और सीख रहा है उनके बारे में, तो इसमें रटने वाला ज्ञान नहीं होता है। अवलोकन विधि में क्या होता है? सबसे पहले बच्चे क्या करता है? इसके चरण क्या है कि सर सबसे पहले बच्चा जो है वो क्या करता है? ठीक है, योजना बनाता है, उनका विश्लेषण करता है और योजनाओं को क्रियान्वयन करता है और फिर क्या करता है? परिणामों का क्या करता है? सामान्यीकरण करता है। इसमें निष्कर्ष निकालना, नियम बनाना, ये इसमें करता है बच्चा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखो, अवलोकन में क्या होगा कि पहले अवलोकन करेगा, फिर विश्लेषण करेगा, फिर उसको क्रियान्वयन करेगा। यानी पहले किसी चीज को देखेगा, देखना ही अवलोकन होता है एक प्रकार से। नेक्स्ट, अवलोकन विधि की उपयोगिता क्या है? क्या इसके उपयोग पॉइंट हैं? बच्चों को अपना पर्यावरण खोजने के प्रोत्साहित करती है, प्रेक्षण कौशलों का विकास करती है। कौशलों का विकास करना है, यह विधि जिज्ञासा को डेवलप करती है, क्योंकि जितना हम जब बच्चे देखते हैं ना तभी उनके अंदर एक क्यूरियस जागृत होती है, क्यूरियसिटी, उसके बारे में जानने की इच्छा उनके अंदर क्या होती है? विकसित होती है। इस विधि के द्वारा वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति होती है। किसकी? वास्तविक ज्ञान उनको मिलता है। यह विधि के द्वारा, ठीक है, समानताएं और भिन्नताओं को समझता है। क्या समानताएं हैं, क्या भिन्नता है? क्योंकि चीजों को जब वो देखेगा तो उनके बारे में सिमिलरिटीज भी समझेगा और उसकी भिन्नता भी समझता है। अब आता है हमारी दूसरी विधि और कहानी विधि। कहानी विधि भी बहुत अच्छी विधि है पर्यावरण पढ़ाने की। कहानी विधि भी बहुत अच्छी विधि होती है। कहानी सुनाओ, स्टोरी सुनाओ और बच्चे स्टोरी सुनते हैं, फिर उसके बारे में कल्पना करते हैं, चिंतन करते हैं, सीखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, कहानी विधि के माध्यम से विद्यालय में विस्तृत पाठ्यक्रम वाले विषय का शिक्षण कराना आसान हो जाता है, क्योंकि कहानी रुचिकर होती है और बच्चे क्या करते हैं? उससे अपने जीवन को जोड़ पाते हैं। इसलिए कहानी विधि अच्छी होती है। ठीक है, कहानी में बच्चे सुनते हैं, कल्पना करते हैं। कहानी का चयन करते समय निम्न बातों को ध्यान में रखना चाहिए। अगर तुम बच्चों को कहानी सुना रहे हो तो भैया किस चीज का ध्यान में रखो? कहानी ऐसी ना हो जो बच्चे के दिमाग के लेवल से ऊपर की हो। आप बता रहे हैं बच्चों को महात्मा गांधी जी की कहानी, पहले फर्स्ट क्लास के बच्चे क्या जानेंगे महात्मा गांधी जी कहानी क्या होती है? कौन थे गांधी जी? उनको कहानियां बताओ, उनके वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, कहानी विषय वस्तु पर आधारित हो, यानी तुम जो पढ़ा रहे हो उसी विषय से वो रिलेटेड होनी चाहिए। ऐसी कहानी होना चाहिए। कहानी बच्चों की मानसिक स्तर के आधार पर होनी चाहिए, जो उनका कॉग्निटिव लेवल है उसी पर आधारित कहानी होना चाहिए। कहानी ऐसी मत करो जो उनके लेवल से परे हो, वास्तविक जीवन से जुड़ी हो, बच्चे से कनेक्ट हो, वही कहानी होना चाहिए। ठीक है, उससे बच्चे बेहतर तरीके से सीख पाते हैं।
आगे चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। कहानी शिक्षण की विशेषताएं। अगर हम तुम कहानी विधि से अगर शिक्षण करा रहे हैं तो इसकी क्या विशेषताएं हैं, तो देखो विशेषताओं की बात करते हैं तो ये कह रहा है कि यह विधि छोटे स्तर के लिए उपयुक्त है क्योंकि यह मनोरंजन के साथ अधिगम भी कराती है। यह विधि एकाग्रता क्या करती है, एकाग्रता मतलब कंसंट्रेशन पावर को विकसित करती है। कहानी सुनेंगे बच्चे ध्यान लगाएंगे तो उससे उनकी सुनने की एकाग्रता बहुत अच्छी हो जाती है। कहानी से बच्चे की कल्पना शक्ति, ठीक है, कल्पना शक्ति और कौन सी, ठीक है, उनकी सृजनात्मक शक्ति का विकास होता है और चरित्र का भी विकास होता है। क्योंकि जब वो किसी के बारे में सुन रहे हैं तो उन गुणों को वो ग्रहण करते हैं तो उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट भी होता है, उनका चरित्र विकास भी होता है। खेल विधि। अब आती हमारी अगली दो विधि हमने पढ़ी, एक तो अवलोकन विधि पढ़ ली और एक कहानी विधि पढ़ी। क्या दोनों विधियां सभी को क्लियर हैं? एक बार मुझे कमेंट्स करके बताओ भाई, बोलो जल्दी से, क्या दोनों विधियां क्लियर हैं सभी को? कहानी विधि और अवलोकन विधि क्लियर है। अगली विधि हमारी खेल विधि है और खेल विधि में वैसे हम बात करते हैं हेनरी कुक साहब ने इस विधि को आगे बढ़ाया, लेकिन ज्यादातर रूप से प्रोवेल साहब जो हम इस विधि से जुड़े हुए हैं खेल विधि से। खेल विधि क्या होती है? खेल खेल में शिक्षा देने की बात करती है। यह विधि फ्रोवेल के सिद्धांतों पर आधारित है। यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी विधि है क्योंकि इस विधि में मनोरंजन और अधिगम दोनों साथ साथ होते हैं। ठीक है, क्या है, मनोरंजन और अधिगम दोनों ही चीजें क्या होती हैं, साथ होती हैं। खेल विधि, बच्चे खेल खेल में क्या करते हैं, अधिगम करते हैं। तो पर्यावरण पढ़ाने के लिए बहुत अच्छी विधि है कि बच्चे खेल रहे हैं और पर्यावरण के बारे में सीख रहे हैं। चंदन कुमार कह रहे हैं सर हिंदी पेडागोजी का महामैराथन कब होगा? हिंदी पेडागोजी के मैराथन हो चुके हैं, आप लोग प्लेलिस्ट में जाना और उसमें क्लास चेक कर लेना। मैं सारे मैराथन करा चुका हूं, आप बाद में जुड़े हैं शायद इसलिए आपको नहीं पता होगा। ठीक है, तो आप लोग जो लोग हिंदी के लिए मांग कर रहे हैं कि सर हिंदी की क्लास कब होगी, मैं उनसे कहूंगा कि आप प्लेलिस्ट में जाइएगा। मैंने सभी की प्लेलिस्ट बना रखी है और वहां पर आप जाएंगे तो वहां पर आपको मिल जाएगा। ठीक है, अब कोई डाउट? चलिए, तो इसके बाद में आपको सारी क्लासें उसमें मिल जाएंगी। हाँ, हिंदी की मैंने बना रखी हैं सारी क्लासें, आप ठीक है उसमें चेक कर लेना। हिंदी की सारी क्लासें मैंने बना रखी हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े हम। हाँ, यहां ध्यान दीजिएगा, यह विधि फ्रोवेल के सिद्धांतों पर आधारित है। फ्रोवेल आपको पता है जो कहते हैं खेल खेल में शिक्षा देने की बातें करते हैं फ्रोवेल साहब। यह विधि प्राथमिक स्तर के बच्चों के लिए उपयोगी विधि है क्योंकि इस विधि में मनोरंजन और अधिगम दोनों एक साथ होते हैं। और फ्रोवेल तो आपको पता है कि जिन्होंने किंडरगार्टनर मेथड भी दी है। फ्रोवेल की कौन सी विधि है? किंडरगार्टनर। किंडरगार्टनर विधि में बच्चे को एक क्या माना जाता है, एक किंडर मतलब एक बच्चे को पौधा माना जाता है, एक पौधा। ठीक है, पौधा माना जाता है कि जिस प्रकार से माली पौधे को विकसित करता है, मतलब विकसित मतलब उसको ध्यान देता है, पौधा खुद ही विकसित होता है। माली जिस प्रकार से पौधे के ऊपर ध्यान देता है उसी प्रकार से एक शिक्षक भी माली होता है। ठीक है, जो बच्चे के लिए क्या करता है, प्रॉपर एक एनवायरनमेंट प्रोवाइड करता है, बच्चे को सीखने के लिए साधन देता है। बच्चे खुद ही अपने आप विकसित होते हैं। जिस प्रकार से पौधा अपने आप में विकसित होता है उसी प्रकार से बच्चा भी विकसित होता है। ठीक है, तो फ्रोवेल साहब की जो विधि है किंडरगार्टन विधि। खेल विधि का उपयोग, शिक्षक को खेल विधि की पूरी जानकारी होना जरूरी है। जानकारी होने पर खेल के स्थान में ले जाना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी है। अगर टीचर को खेल का ज्ञान नहीं है तो भैया वो नहीं पढ़ा सकता। ठीक है, आगे, खेल सामग्री का चयन करते समय मानसिक स्तर, व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखना चाहिए। अगर आप बच्चों को कोई खेल का चयन कर रहे हो तो भैया इन चीजों को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। ठीक है, कि खेल बच्चे के स्तर के अनुसार हो। ठीक है, और खेल व्यक्तिगत भिन्नताओं को पूरा करते हो। ऐसा खेल मत लाओ कि जिसमें कुछ बच्चे पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कुछ बच्चे पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हैं। इस प्रकार के खेल नहीं होने चाहिए। खेल विधि का महत्व क्या है जरा जानते हैं, आइएगा। तो खेल विधि का महत्व है कि खेल विधि के द्वारा शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक और नैतिक विकास, ये सब चीजें विकसित होती हैं खेल विधि के द्वारा। बच्चे खेलते हैं, शारीरिक क्रियाएं भी विकसित हो रही हैं, सामाजिक विकास भी हो रहा है, सोशल भी हो रहा है, इमोशनल भी हो रहा है। खेल विधि प्राकृतिक वातावरण मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है। ठीक है, बच्चे खेल खेल में सीखते हैं। यह विधि करके सीखने के सिद्धांत पर, करके सीखना मतलब बच्चे स्वयं करते हैं फिर सीखते हैं। लर्निंग बाय डूइंग यहां पर होती है। क्या होती है? लर्निंग बाय डूइंग यहां पर होती है। और यह है समस्या समाधान विधि, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड की अगर हम बात करते हैं भैया, अगली विधि हमारी समस्या समाधान विधि। समस्या समाधान विधि बहुत अच्छी विधि है पर्यावरण के लिए कि बच्चों के सामने प्रॉब्लम रखी जाती है और बच्चे क्या करते हैं, उसका समाधान करते हैं।
समस्या समाधान विधि। इस विधि के जो जन्मदाता हैं वो सुकरात और सेंट थॉमस साफ हैं, लेकिन इस विधि को आगे बढ़ाया जॉन डीवी साफ ने। जॉन ड्यूवी साहब ने इस विधि को क्या किया, आगे बढ़ाया। ठीक है। समस्या, बच्चों के सामने समस्या रखी जाती है, फिर बच्चे क्या करते हैं, उन समस्याओं का समाधान करते हैं। चलो यहां तक क्लियर हुआ, समझ में आया सभी को? कोई डाउट यहां पर? देखो ये कह रहा है विधि को जॉन डीवी ने आगे बढ़ाया। जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के क्या है, जनक हैं। आपको पता है प्रोग्रेसिव एजुकेशन के फादर कौन है, जॉन डीवी साहब हैं। और जॉन डीवी साहब सबसे ज्यादा जोर देते हैं किस पर, समाज पर जोर देते हैं। वो कहते हैं कि बच्चे जितना जल्दी समाज में रहकर, समाज से जोड़कर चीजें सिखाई जाएंगे उतने बेटर सीखते हैं। यानी कि बच्चे जितना जल्दी किससे सीखेंगे, समाज में रहकर। टीचिंग क्या एक सोशल प्रोसेस मानते हैं वो, कि शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया होती है। समस्या समाधान विधि को वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है, यानी कि इसे प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड को हम लोग वैज्ञानिक विधि के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि इसमें बच्चे परिकल्पनाएं करते हैं। इस विधि में उप परिकल्पना भी होती हैं। तो परिकल्पना होती हैं, परिकल्पना क्या होती हैं, जैसे आपको कोई प्रॉब्लम दे दी जाए और आप उस प्रॉब्लम के बारे में सोच रहे हैं कि इसका ये सॉल्यूशन बन सकता है, इसका ये हल हो सकता है, तो ये परिकल्पना कहलाती है। और ये परिकल्पना जब आप करोगे तो आपकी सोच जो है वो क्या है, वैज्ञानिक सोच आपके अंदर विकसित हो रही है। तो समस्या समाधान विधि अच्छी है, लेकिन इसमें विशेष रूप से क्या ध्यान रखना है कि सर समस्या यह आती है कि अगर गलत परिकल्पना कर ली तो बच्चे गलत को ही सही मान लेते हैं, इसलिए परिकल्पनाएं विशेष रूप से ध्यान रखी जाती है। ये कह रहा है समस्या समाधान विधि के चरण। सबसे पहले होता है बच्चों के सामने समस्याओं का क्या किया जाता है, प्रस्तुतिकरण किया जाता है, प्रेजेंटेशन, यानी प्रॉब्लम का प्रेजेंटेशन सबसे पहला पॉइंट। और फिर बच्चे क्या करते हैं, उससे यानी सबसे पहले बच्चे के सामने समस्या रखी जाती है, फिर बच्चे क्या करते हैं, वो समस्या का विश्लेषण करते हैं। समस्या का विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण करने के बाद में उपरिकल्पना करेंगे। उपरिकल्पना मतलब इसके सॉल्यूशन क्या बन सकते हैं, और फिर उसकी जांच करेंगे। ठीक है, ये 4 चरण हैं। इन 4 चरण की वजह से इसे वैज्ञानिक विधि भी कहा गया है। यानी कि समस्या समाधान विधि को हम लोग साइंटिफिक मेथड के नाम से भी जानते हैं। इसे समस्या समाधान विधि को क्या कहते हैं, वैज्ञानिक विधि भी कहा जाता है। समस्या समाधान विधि, ठीक है, समस्या समाधान विधि ना के लाभ, समस्या समाधान विधि के क्या है लाभ। अब हम लाभ देखते हैं कि भैया इस विधि के लाभ क्या हैं। इस विधि के लाभ क्या हैं, जरा पहला पॉइंट है कि सर प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड स्वयं से सीखने पर बल देती है। क्या करती है कि बच्चों को स्वयं से सीखने का अवसर प्रदान करती है। दूसरा, करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है। एक वैज्ञानिक सोच का विकास करती है, विश्लेषण सोच को विकसित करती है, अर्थपूर्ण अधिगम को होता है। इससे क्या होता है, अर्थपूर्ण अधिगम होता है। किससे, इस विधि से। और अगला पॉइंट है हमारा नेक्स्ट, ठीक है, क्षेत्र विधि। समस्या समाधान विधि हो गई, इसके बाद में आती है हमारी फील्ड ट्रिप मेथड। और फील्ड ट्रिप मेथड तो मैं अभी आपको बताई थी मैंने कि सर ये पर्यावरण पढ़ाने की बहुत अच्छी विधि है, जिसमें बच्चों को हम फील्ड ट्रिप कराते हैं। जब बच्चे फील्ड ट्रिप करने जाते हैं तो आपको पता ही है कि बच्चे वहां स्वयं सीखते हैं, जाकर सीखते हैं कि नहीं सीखते। तो क्षेत्र भ्रमण विधि, इस विधि को आगे बढ़ाने का काम किसने किया, प्रोफेसर रैन साहब ने किया। ठीक है, यह विधि जो है पर्यावरण शिक्षण की सबसे अच्छी विधि है। क्षेत्र भ्रमण विधि पर्यावरण शिक्षण की सर्वश्रेष्ठ विधि है। इस विधि के द्वारा वास्तविक और प्रत्यक्ष रूप से घटनाओं से परिचय कराया जाता है। तो अगर कोई आपसे कहे तो आप कहना सर बहुत अच्छी विधि है, पर्यावरण पढ़ा, किताबों की जरूरत ही नहीं है, जाओ बच्चों को घुमाओ, ठीक है, फील्ड ट्रिप कराओ, पेड़ों के बारे में बताओ, जानवर के बारे में बताओ। ठीक है, तो पर्यावरण पढ़ाने की बहुत अच्छी विधि है कौन सी, हमारी समस्या फील्ड ट्रिप मेथड, क्षेत्र भ्रमण विधि। देखो अब फील्ड ट्रिप में हम क्या क्या कराते हैं बच्चों को। देखो फील्ड ट्रिप में हम क्या कराते हैं कि बच्चे अवलोकन करते हैं कि नहीं करते हैं, बिल्कुल करते हैं। बच्चे अवलोकन करते हैं, बच्चे अवलोकन करते हैं, वास्तविक ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, सहयोगी परियोजना बनाते हैं, बालक सक्रिय होते हैं, अन्वेषण करते हैं, करके सीखते हैं, सीखने के अवसर मिलते हैं, कोई सीमा नहीं होती, क्रियाकलाप करते हैं, प्राकृतिक वातावरण मिलता है, अर्थपूर्ण अधिगम मिलता है। तो देखो बच्चों को कितनी सारी चीजें सीखने को मिलती है जब हम बच्चों को फील्ड ट्रिप करा रहे हैं। चलो स्वागत भाई अजीत जी, वेलकम है अजीत विश्वकर्मा, जो बाद में जुड़े हैं, स्वागत है सभी विद्यार्थियों का। और आप 10 लोगों की कमी है भैया, ठीक है, किसमें, 58K होने में। तो हम चाहेंगे सभी लोग सब्सक्राइब करिएगा, जितने लोग जुड़े हैं।
आज की क्लास में ही होना चाहिए खत्म होने से पहले सभी विद्यार्थी। एसएसटी क्लास करवा देंगे आज आपको, आज एसएसटी की मैराथन करवा देंगे, ठीक है। 8 बजे से करवा दें। बताओ, चलो आज ऐसे 12 बजे से करवा देंगे, हैं? मतलब 8 बजे से करवा देंगे, रात 8 बजे। चलो ध्यान दो यहां पर इस पॉइंट पर। हाँ, अब आता है अन्वेषण विधि, यूरिस्टिक मेथड। ये लास्ट ईयर 2023 में इसका क्वेश्चन आया था जनवरी में। देखो यूरिस्टिक शब्द जो है ना, यूरिस्टिक शब्द जो है इसको हम लोग खोज विधि भी बोल देते हैं, इसको खोज विधि भी कह देते हैं, इसे अन्वेषण विधि कहते हैं। तो यूरिस्टिक विधि एक समस्या समाधान विधि है वैसे ये, जिसमें इसके जो जन्मदाता हैं वो कौन है, आर्मस्ट्रांग है, ठीक है। नील आर्मस्ट्रांग नहीं, आर्मस्ट्रांग है, वो अलग है, ठीक है, प्रतिपादित किया था। इस खोज विधि, इसे खोज विधि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति, आपके एग्जाम में यूरिस्टिक शब्द पूछा गया था। यूरिस्टिक शब्द जो है, यानी यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के कौन सा, यूरिस्किन बोलते हैं या यूरिस्क बोलते हैं, ठीक है। यूरिस्टिक शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा के यूरिस्क शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है मैं खोजता हूं, जो, ठीक है, जांच या खोजता हूं, या मैं खोजता हूं, मैं खोजता हूं। ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आया था 2023 में सीटेट में, कि यूरिस्टिक का मतलब, यूरिस्टिक का मतलब क्या होता है। तो यूरिस्टिक का मतलब होता है कि मैं खोजता हूं, ठीक है, क्या है, मैं खोजता हूं, ठीक है, मैं चीजों की क्या करता हूं, खोज करता हूं। तो ये विधि क्या है, खोज करने पर जोर देती है। किस पर, खोज करने पर। बच्चे क्या करते हैं, इस विधि में स्वयं खोज कर सीखते हैं। इस विधि का प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग है। इस विधि को खोज विधि भी कहा जाता है, खोज विधि के नाम से भी इसे जाना जाता है। आगे हाँ, इस विधि में विद्यार्थी स्वयं खोजता है। यह विधि वैज्ञानिक सोच का विकास करती है। यह विधि उन बच्चों के लिए अच्छी है जिनका आईक्यू लेवल अच्छा होता है, क्योंकि वही खोज कर पाएंगे ना, उनके लिए बहुत अच्छी विधि होती है। इस विधि के दोष क्या हैं, देखो, इस विधि की कमियां, दोष मतलब होता है कमियां। इस विधि के दोष क्या हैं कि कभी कभी बच्चे गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं और उसे ही सही मान लेते हैं। तो इस विधि के क्या है, दोष हैं, कमियां हैं, ठीक है, कि क्या कर लेते हैं बच्चे, गलत निष्कर्ष निकाल लेते। समझ में आया। आगे परियोजना विधि। परियोजना विधि को हम बात करते हैं। परियोजना विधि के जन्मदाता कौन है, किलपैट्रिक हैं, जिसे प्रोजेक्ट विधि कहते हैं, प्रोजेक्ट विधि। याद रखिएगा, विज्ञान की हम कहेंगे पर्यावरण ईवीएस के लिए बहुत अच्छी विधि है। क्यों, क्योंकि बच्चों को जितना आप, हाँ, आसिफ जरदानी, मैं स्वागत, मैंने आपका एक्सेप्ट कर लिया, मैंने आपको हेलो, ठीक है। सब्सक्राइब करो भाई सभी लोग जो बाद में जुड़े हैं। लाइक सब्सक्राइब तो आप कर नहीं रहे हैं, ठीक है। आज आप लोग पार्टिसिपेट भी बहुत कम लोग कर रहे हैं। हमें उम्मीद थी कि आज आप लोग ज्यादा जुड़ेंगे, पर कोई बात नहीं है, बाद में भी आप वॉच कर लेना। लेकिन आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है, ठीक है। चलो, हाँ, इस चीज को ध्यान दीजिएगा। देखो, तो परियोजना विधि होती क्या है, परियोजना विधि या प्रोजेक्ट मेथड, जब बच्चों को हम जब बच्चों को हम ग्रुप बनाकर कोई कार्य देते हैं ना करने के लिए, जैसे मैंने आपका ग्रुप बना दिया, ठीक है, मैंने सब बच्चों का ग्रुप बना दिया। जब बच्चों को हम कोई कार्य देते हैं, बच्चे उस कार्य को करते हैं, तो वो कहलाता है क्या, परियोजना कार्य कहलाता, प्रोजेक्ट कार्य कहलाता है। यानी जब बच्चों को समूह बनाकर उनको कार्य कराया जाता